5 दिनों से आप देखिए निफ्टी में एक रैली हो रही है और कल भी निफ्टी एक 20 डेमा के ऊपर एक कंफर्ट के साथ बंद हुआ है। इनफैक्ट कल तो 50 डेमा के ऊपर बंद हुआ है। कल का जो निफ्टी का चार्ट है ना, ये बहुत अच्छा है। कल के अगर आप भले इंट्राडे में हम नहीं चले हों, लेकिन हम कल एकदम हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पर जाकर बंद हुए। 3 दिनों से सीएनबीसी आवाज पर एक व्यू रहा है कि आप लॉन्ग कैरी करें और इस ट्रेड से अब आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वही बाहर निकालेगा। पिछले दिन के लो को अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस माने और अब इस पोजीशन को कैरी करें। कॉन्फिडेंस लेकर, थोड़ा लीप ऑफ फेथ लेकर बाइंग करें। 24,950 से 25,050 का कोई भी जोन मिले आपको, वो बाइंग के लिए बेस्ट जोन होगा। इंडेक्स में अभी लॉन्ग रहना है और गिरावट में ऐड करना है। शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना है इस मार्केट में, सोचना लॉन्ग के बारे में ही। अभी भी मेरा व्यू यही रहेगा कि अब आप कैरी करिए। जो 200 के ऊपर निकल गए, 25,500 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगले ट्यूसडे तक मुझे लग रहा है 25,500, 25,600 बड़ी तेजी से आ सकता है। ओके, चलिए शो की शुरुआत करेंगे। श्रेया वीरू, आप दोनों को गुड आफ्टरनून। और एक बात बताऊं तो ये वाली जो स्विंग है ये काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रही है, क्योंकि एक उम्मीद नहीं थी जब इस स्विंग की शुरुआत हुई थी। जैसा आपने देखा, आई थिंक इस पूरी स्विंग की शुरुआत हुई थी जब वो सैटरडे को हमने शो किया था, जब डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्रूथ आया था। उसके बाद से मार्केट ने मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद से काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं, लेकिन उसके बाद से बहुत सारे डिसबिलीवर्स थे। देखिए, बिल्कुल ये बात तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि 24,450 पे तो खैर कोई भी नहीं लॉन्ग कर पाया होगा, लेकिन एक बार जब मार्केट ने कॉन्फिडेंस दे दिया था 24,700, 750 से, तब से एक व्यू था इस चैनल पर लॉन्ग रहने का। और आज देखिए एक और मजबूत दिन मार्केट के लिए, और बुल्स ने क्लियरली, जिसे कहते हैं ना, बेयर्स का आज दम निकाल दिया है। आईटी और बैंक दोनों इन्होंने काफ़ी शानदार आपको रैली दी। बैंक निफ्टी ने आज फिर एक ब्यूटीफुल ट्रेड दिया। 4 दिन हो गए आई थिंक बैंक निफ्टी को बैक टू बैक एंट्री जोन में आ रहा है और वहाँ से आपको एक शानदार ट्रेड दे रहा है। इंट्राडे में बैंक निफ्टी में तेज़ी प्ले आउट हो रही है। बैंक निफ्टी का आज का मूव सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अब हम लास्ट रिमेनिंग मूविंग एवरेज के ऊपर आ गए, और यही कारण है कि एकदम से आप देखिए सभी बड़े बैंकों में बाइंग हो रही है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है SBI। एक बार SBI देखिए किस तरीके से SBI चलना शुरू हुआ है, 850 के ऊपर निकला है। ये देखिए, ये एक, जब SBI इस तरीके के मुंह दिखाता है ना, तो वो आंखों को सुहाने वाला मूव होता है, वो खुशी मिलने वाला मूव होता है ना, वो उस तरीके का मूव आज SBI में है। और एक चीज़, अगर आप रुपी की मूव देखेंगे, वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है मार्केट के लिए। स्क्रीन चीख कर चिल्ला कर कह रही है कि आज FIS की बड़ी बाइंग हुई होगी, कैश प्लस इंडेक्स प्लस स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर। बाकी तो खैर जब शाम को डेटा आएगा तभी पता चलेगा। लेट्स वेट एंड वॉच। और आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहता है उस पर भी नजर रहेगी, लेकिन शानदार रैली मार्केट में हमें देखने को मिल रही है। चौतरफा खरीदारी, थोड़ा जैसा कि आप मेंशन कर रहे थे, मिड कैप में थोड़ी फ्लैट रही आज की कारोबार, लेकिन ऑल ओवर मार्केट काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जो अभी आपने ओपन कमेंट्री में भी मेंशन किया, अब यहाँ से क्या करना चाहिए? फेड रेट कट से पहले क्या स्थिति है, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, कौन से लेवल्स अब इम्पोर्टेंट, क्या वॉच करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए श्रेया, इसमें अब कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए कि अब ये जो मार्केट है ना, अब ये बेयर्स को पनिश कर रहा है। अगर आपने अपनी पोजीशन, बेरिश पोजीशन अब तक नहीं काटी, तो ये मार्केट शायद आपको पोजीशन एकदम हाइस पे कटवाएगा। मार्केट आपको एक मौका और देगा अपनी शॉर्ट पोजीशन काटने का, मुझे लग रहा है। हो सकता है वो आपको आज सेकेंड हाफ में या कल फर्स्ट आवर में मिल जाए, डिपेंडिंग ऑन वो जो फेड एक्शन है। बहुत लोगों ने ये रैली मिस की है, और जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, जब आप रैली मिस करते हैं ना, तो मार्केट फिर आपको फैंसी डिप नहीं देता है। बीच बीच में छोटी मोटी डिप आ जाती हैं, लेकिन फैंसी डिप में नहीं मिलती है मार्केट में। और ये बाज़ार का एक नियम है कि एक बार जब ट्रेंड आता है तो फिर वो ट्रेंड और तेज़ी का बनता जाता है। और अब मार्केट में रिस्क एक ही है, आज जो रात को फेड की बैठक होने वाली है। देखिए, अब हम फेड की बैठक में एक व्यू लेके चल रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट गिवन। रेट कट तो प्राइस में है, अब वो तो आप मान के चले, लेकिन रेट कट के अलावा क्या कमेंट्री, क्या कहेंगे पावल साहब? क्या ये थोड़ा सा एक ये भी दिखाएंगे कि नहीं, हमारे ऊपर थोड़ा प्रेशर था इसलिए हमने काटा, वैसे हम नहीं काटते रेट, क्या ये सब बात होगी? आई थिंक, लेकिन ये भी जो चीज़ है ना, सपोज करिए आज रात को ग्लोबल मार्केट गिर जाती है इसकी वजह से, वो फिर कल आपको एक मौका देगा री एंट्री करने का। भारतीय मार्केट का टेक्सचर बहुत क्लियर है यहाँ से। अब हम निफ्टी पर 26,000 की तरफ, बैंक निफ्टी पर 56,000 की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। निफ्टी पर भी आप लॉन्ग रहें। एक चीज़ जो आप कर सकते हैं,
कल सेंसेक्स की एक्सपायरी से पहले एक अगर आप चाहें सेंसेक्स का पुट लेकर अपने आप को हेज कर लें, अगर आप इस समय बड़ी लॉन्ग पोजीशन में हैं, या फिर आप मंथ एंड की कॉल्स बेचकर, या जैसे भी मतलब वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बेटर बताएगा कि आप हेज किस तरीके से करें। एक अप्रोच ये हो सकती है कि हेज कर लें, और अगर फेड का आउटलुक पॉजिटिव रहा तो 25,500 कल ही आ सकता है। फेड की वजह से गिरावट आ गई तो 25,500 हो सकता है इस मंथ के एंड तक आए। 25,500 को तो आना है इस मार्केट में, अब जिस तरीके के टेक्सचर बन चुके हैं। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी ने अब 56,000 का मूव ओपन किया है। देखिए कहाँ हम 53,800 की बात कर रहे थे, कहाँ अब हम बात करते करते हम हंसी मजाक में 1600 पॉइंट की रैली हो चुकी है बैंक निफ्टी में। 55,400 पर आ गए हैं, अब हम 56,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आपका नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा 55,000, एक्चुअली चाहें तो 55,150 भी कर लें जो आज का लो है। लेकिन पिछले जो एक हफ्ते की ट्रेड की हाईलाइट रही है वो है बड़े बैंकों का चलना। मार्केट में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, बड़े बैंक नहीं चल रहे थे, अब बड़े बैंकों ने चलना शुरू करा है। कल एफआई की बाइंग थी, आज देखते हैं आज वो बाइंग कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी। वीरू गुड आफ्टरनून, आई एम श्योर काफ़ी बैंकिंग स्टॉक्स होंगे आपके स्टॉक स्पेसिफिक लिस्ट में। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून अनुज। एक एसबीआई का आपने जिक्र कर दिया तो मेरी झोली में से एक स्टॉक आपने पहले निकाल लिया, बट उसको रिपीट नहीं करूँगा, है ना। बट इट्स अनुज, एक बार जरा आप देखिए निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स इस वक्त 7 अगस्त 2024 के बाद अब तक की हाईएस्ट ट्रजेक्टरी पर आके ट्रेड करता हुआ। एक और चीज़, एक क्लासिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पर, जो कि मेरे को थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक और थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव बना रहा है पीएसयू बैंक्स पे। एसबीआई का आपने जिक्र किया, मैं यहाँ दूसरा दो बैंक रखना चाहूँगा अनुज। इंडियन बैंक जो कि इवन एसबीआई से पहले बहुत स्ट्रॉन्ग था, आज भी अपना ऑल टाइम हाई हिट करता हुआ 708 पे इंडियन बैंक। जरा एक बार एक्टर साहब दोनों के ही स्टॉक्स जो मैं एक एक करके रखूँगा ओवाई रखिएगा। निफ्टी बैंक से बेटर प्लेस्ड है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, और 708 पे ट्रेड करता हुआ करीब करीब 4% का ओआई बिल्डअप इन द मिड ऑफ सीरीज, स्ट्रॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे इंडियन बैंक। और दूसरा है पीएनबी। पीएनबी 24 जुलाई के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ 111.25 आउट ऑफ मनी कॉल्स में बाइंग। और लुक एट शॉर्ट कवरिंग, 0.47 ओआई शेड हुआ यहाँ पर, यानी ओआई घटा। तो पीएनबी और एक आपका इंडियन बैंक, दो बैंकिंग स्पेस से एक स्टॉक ले रहा हूँ, और लोअर ट्रजेक्टरीज पे एक स्टॉक जो कि बाहर निकलने को तैयार है अपनी लोअर ट्रजेक्टरी से। केमिकल बास्केट में हमने स्ट्रॉन्ग मूव देखे थे, वो है पीआई इंडस्ट्रीज। आज 20 डेमा का एक अटेम्प्ट लिया, हालांकि थोड़ा सा बाजार नीचे आया है तो ये भी नीचे आया, बट चार्ट्स पे, ओआई पे और लोअर ट्रजेक्टरी से बाहर निकलता हुआ पीआई इंडस्ट्रीज काफ़ी इंप्रेस कर रहा है। अनुज, ये एसबीआई का चलना, आई मीन थोड़ा सा निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स पर निफ्टी बैंक भी बात करते हैं, क्या लग रहा है अनुज, इस बार ये डोमिनेटिंग पोजीशन में पीएसयू बैंक्स आ रहे हैं क्या? वो अभी करिश्माई फैक्टर एचडीएफसी बैंक से, आईसीआईसीआई बैंक से विजिबल नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। एफआईएस की बाइंग का लौटना, आंकड़े और पीएसयूज का चलना बड़ा इंटरेस्टिंग, ये क्रॉस कॉम्बिनेशन लग कैसा रहा है आपको इस बार? बिल्कुल वीरू, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ एक बार पहले, इससे पहले जरा ये ब्रेकिंग न्यूज़ एड्रेस कर लेते हैं। वेदांता का इंटरडे चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर। देखिए जो आज एनसीएलटी केस चल रहा था, सरकार ने डबल डाउन किए हैं अपनी ऑब्जेक्शंस कि नहीं ये डीमर्जर नहीं होना चाहिए, इस वजह से ये स्टॉक गिरा है। अभी कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन क्योंकि सरकार कह रही है कि ये डीमर्जर नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो आई थिंक थोड़ा मार्केट ने उसको सीरियसली लिया है। एक स्ट्रॉन्ग मार्केट में भी स्टॉक गिरा तो इसको पहले एड्रेस करना ज़रूरी था। सॉरी वीरू, अब मैं आ रहा हूँ आपके सवाल पर। देखिए इस मार्केट को अगर चलना है तो इट्स बैंकों के बिना चलेगा नहीं मार्केट। अब पहले पीएसयूज ने लीड ले ली, बिल्कुल। अच्छा, पीएसयू ने लीड पहले ही ले ली थी, आपको याद होगा 3-4 दिन पहले हमने इंडियन बैंक डिस्कस करा था जब उसने ऑल टाइम हाई लगाया था, और उसके बाद पीएसयू बैंकों में एक मैसिव ब्रेकआउट हमने वैसे भी देखा ही था। तो एक सेंस तो बन रही थी कि बैंकों ने चलना शुरू करा है। आई थिंक कल आपने देखा होगा, कल एक्सिस और कोटक में क्या शानदार मूव थे। कल दोनों स्टॉक्स डे हाई पर बंद हुए थे, दोनों में कल शानदार डिलीवरी बाइंग हुई थी। कोटक ने कल 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया था, आज वहाँ पर भी फॉलो थ्रू है। बस एक मिसिंग पीस इन अ सेंस, वो जो अभी भी दिल खुश करने वाली रैली जो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में होती है, वो नहीं हुई है अब तक। वो मैं अग्री करता हूँ, वो नहीं टिक पा रही है इन दोनों स्टॉक्स में। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन दोनों के ना चलने के बावजूद बैंक निफ्टी चल रहा है। अगर इन दोनों ने भी चलना शुरू कर दिया तो सोचिए फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा मार्केट के लिए। तो इस समय मार्केट में मतलब जैसे कहते हैं ना, पांचों उंगली घी में और सर कढ़ाई में, ये वो वाली बात है इस समय। और बिल्कुल शानदार तेज़ी मार्केट में। श्रेया को भी जोड़ते हैं शो में। श्रेया जी, डिस्कशन सुन रही थी, पीएसयूज बैंक में शानदार रैली देखने को मिल रही है। बैंक्स स्पेशली आप जैसा मेंशन भी करते थे, 1600 पॉइंट की रैली दे चुका है ऑलरेडी। और निफ्टी पे आप बुलिश हुए थे 24,700 के करीब
अब जिन्होंने रैली मिस की इतनी बड़ी वाली, उनको तो फोमो फैक्टर हो रहा होगा, बिल्कुल। उनके लिए क्या हिदायत, क्या करना चाहिए अब? देखिए, जिन्होंने ये रैली मिस की है ना, उनके साथ मेरी सिंपैथी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी रैली मिस कर दी है। आप 24,450 को भूल जाइए, एक बार निफ्टी का 1 महीने का चार्ट रख दीजिए, 24,450 को आप भूल जाइए, क्योंकि वहाँ पर तो सिर्फ हमारे जो 1-2 महारथी हैं वही एंट्री कर पाए होंगे। वरना अगर आप निफ्टी का मोटा मोटी 1 महीने का चार्ट लेंगे अगर श्रेया, क्योंकि कई लोग उससे पहले भी एंटर करे होंगे, ऐसा तो नहीं है। अग्री। तो अब ये कह देना कि नहीं बस 24,450 पे ही आप एंटर कर पाए होंगे तभी पैसा बना होगा, ऐसा तो नहीं होता है। इमेजिन करिए लोगों ने 24,800 850 से इस रैली की शुरुआत मान लेते हैं। इन दैट केस निफ्टी में अभी भी कुल मिला के 2 से 2.5% की रैली हुई है। अच्छा, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट भी ले लेंगे, चलिए 14 डे का चार्ट ले आइए, 14 डे का चार्ट रख देते हैं एक बार निफ्टी का, वो देखते हैं क्या कर रहा है। 14 डे का निफ्टी का चार्ट जो है, जिसमें हम पूरी की पूरी रैली कैप्चर कर रहे हैं, पूरी रैली, तो अभी 3.6% की रैली हुई है। अब 3.6% की रैली एक इतने बड़े अंडर परफॉर्मेंस कंसोलिडेशन के बाद कोई इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन 1-2 चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। एक तो अपने SIPs और ETF बाइंग कभी मत बंद करिए, जो हमने इवन जो ख़राब पेज में भी जो बात की थी। दूसरा, अब तक अगर आपने नहीं लिया है तो अब आपको एक दिन और रुक जाइए। अब कल का फेड का डिसीजन देख लीजिए, आज रात का फेड का डिसीजन देख लीजिए, विद द नॉलेज कि हो सकता है कल आपको 100 पॉइंट का गैप अप मिले और उसमें लेना पड़े आपको, लेकिन वो रिस्क फिर आपको लेना होगा। या फिर आप अभी लें, और अगर अभी आप ले रहे हैं तो अपने दिमाग में ये रखें कि कल फेड की वजह से हो सकता है 100-150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन कुछ भी हो सकता है, वो फिर एक आपके लिए आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। लेकिन होगा जो भी, मेरा फीलिंग ये है कि जो आज का हाई है वो इवेंचुअली अगले हफ्ते या 10 दिन में क्रॉस होगा। तो अगर वो आपका व्यू है तो फिर आप थोड़ा अभी ले सकते हैं, थोड़ा और अगर मार्केट नीचे आए तो ले सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा कोई बहुत बड़ी रैली मिस कर दी हो आपने, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, रैली मिस किया आपने, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी बहुत बड़ी रैली बाकी है मार्केट में। ओके, अभी भी बहुत बड़ी रैली बाकी है मार्केट में, तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी अपनाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में और ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं। मार्केट शानदार, तो शुरुआत तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स का होगी। ऑब्वियसली कहाँ आज खरीदारी होती हुई नजर आई है। टाटा कंज्यूमर सुबह से ही काउंटर तेज, अभी भी देखिए 0.4% की तेजी के साथ इसमें खरीदारी कायम, और पूरा डिफेंस पैक का आज मोमेंटम में BEL 2% चढ़ गया। SBI का जिक्र जो हो रहा था ओपनिंग कमेंट्री में, पूरा PSU बैंक इंडेक्स फोकस में 2.5% से ज़्यादा की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। कोटक महिंद्रा बैंक शुरुआत से ही तेज, लगभग 1% से ज़्यादा चढ़कर कर रहा है कारोबार। RVNL वायदा बाजार से देखिए लगातार 2-3 हफ्ते हो गए जहां पर RVNL में शानदार रैली हमें देखने को मिली। 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ RVNL अभी भी कामकाज करता हुआ नजर आएगा। कल्याण ज्वेलर्स फोकस में आया आज, 3.5% की तेज़ी यहाँ पर। MCX में रैली, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में भी रैली हमें देखने को मिल रही है, 3.5% ये चढ़ गया। और शो में आगे जानेंगे भी कि MCX क्यों दौड़ रहा है। KPIT टेक आज का स्पॉटलाइट 3% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। लेकिन अच्छे मूड माहौल में भी कहाँ पे मुनाफा वसूली हुई है। HDFC लाइफ, SBI लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में थोड़ी मुनाफा वसूली 1% के करीब लुढ़कता हुआ नजर आएगा। ITC FMCG पैक में जहां कुछ काउंटर्स ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं, वहीं कुछ काउंटर्स बैकफुट पर, 1% ये टूट गया। बजाज फिनसर्व भी लगभग 1% की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। इसके अलावा भी अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो ब्रिटानिया FMCG से दिखेगा, ग्लेनमार्क फार्मा लगभग 1.5% की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। NHPC आज मुनाफा वसूली का शिकार हुआ है। कुछ रैली के बाद कुछ हफ्ते में हमें पिछले 2 दिन अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी NHPC में, तो यहाँ पे थोड़ी मुनाफा वसूली। और वेदांता, जो सुप्रीम कोर्ट ने डीमर्जर को लेकर आपत्ति जताई है, उसकी वजह से 2.5% की करीब गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के गौरांग शाह जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, कविता जैन, चंदन तापड़िया, विकास सालुंखे और आशीष खयाल जी से 2:20 पर पमाक्षी बताएंगे आपको कि आज MCX क्यों चल रहा है। 2:30 बजे समझेंगे भारतीय फैशन बाजार कैसे तेजी से बढ़ रहा है। 2:40 पर मोदी राज में बाजार कैसा रहा बताएंगे हॉरमाज। फिर मोदी सरकार में इकोनॉमी के प्रदर्शन पर खास रिसर्च लेकर आएंगे आशीष चतुर्वेदी। 2:50 पे बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ होंगे कार्निलियन AMC एंड एडवाइजर्स के फाउंडर और फंड मैनेजर मनोज बहेती जी। 3:05 पर डीलिंग रूम चेक, 3:10 पे अनुजित से कल के लिए स्ट्रैटेजी, 3:15 पे BTST STBT कॉल्स। ओके, चलिए हमारा पैनल तैयार है और एक एक करके सारी की सारी ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। कविता जी, चलिए आपके साथ शुरुआत करते हैं, बताइए आपकी ट्रेड। आफ्टरनून अनु जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। So PSU बैंक से बैंक ऑफ इंडिया, that seems good.
4% का OIs में बिल्डअप होते हुए दिखा और अपने सारे एवरेजेस के ऊपर अच्छे से प्लेस्ड है। ऑफ डेज हाई अभी ट्रेड करते हुए 119 पर है। फ्रॉम हियर मुझे लगता है दिस रिवॉर्ड फेवरेबल होगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 118। वन कैन अप्रोच फॉर 121.50 122 के टारगेट्स के लिए। सो बैंक ऑफ इंडिया। ओके, बैंक ऑफ इंडिया आपकी बाय कॉल और 119 पर। आशीष कयाल जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। देखिए, मेरा जो कॉल होगा वो है अपार इंडस्ट्रीज में। यहाँ पर ये स्टॉक काफी समय से एक अच्छा ट्रेंड दिखा रहा है। 3-4 दिन से काफी अच्छी रैली की है इसने। यहाँ पर डबल बॉटम बनाया करीबन 7740 से, वहीं से रिवर्सल हुआ है। तो अपार इंडस्ट्रीज पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने की राय होगी। यहाँ पर जो टारगेट ऊपर में देखा जा सकता है वो करीबन 9400 का देखा जा सकता है और स्टॉप लॉस लगाना होगा 8640 का। ओके, अपार इंडस्ट्रीज आशीष ख्याल जी की पिक, यहाँ पे खरीदारी की राय। राजेश सातपुते जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपने क्या पिक किया है? वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, मेरी नजर कैंप्स के चार्ट के ऊपर है। कैंप्स में एक बहुत ही बढ़िया टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है। 3978 78 के आसपास ये फिलहाल ट्रेड हो रहा है। तो 3930 का 3930 का स्टॉप लॉस लगा के कैंप्स को बाय करे। मेरे हिसाब से इसका स्विंग का टारगेट आएगा करीबन 4050 से लेके 4100। तो एक बड़ा ब्रेकआउट मिला है कैंप्स इंडिया में। कैंप्स में बड़ा ब्रेकआउट है। मानस जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो अप्रैल के मंथ से 840 का आंकड़ा ब्रेक नहीं हुआ था। तो अब क्योंकि 840 का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रेक किया है, काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करेंगे। 839 840 के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे और 870 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है स्टॉक में। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 850 वाला कॉल ऑप्शन ले ले। 12 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 7.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 25 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 850 की कॉल अभी बात जिसको लेकर हो रही थी वो स्टॉक इस वक्त हाई पे ट्रेड करता हुआ इस रेंज के हाईएस्ट क्लस्टर पे। विकास जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखो, आज के पूरे दिन में जो स्टॉक में अच्छा मोमेंटम कैरी कर रहा है वो टाटा कंज्यूमर है। यहाँ पे मुझे लगता है एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने मिला था 1100 के बाद का, और मुझे लगता है ये कंटिन्यू होते हुए देखने मिलेगा। ये परफॉर्मेंस और आगे जाके बढ़ के 1180 के टारगेट तक मुझे लगता है एक्सटेंड होते हुए देखने मिल सकता है। 1100 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन अभी इस स्टॉक में बन चुका है, तो 1100 के स्टॉप लॉस से टाटा कंज्यूमर को यहाँ पे बाय किया जा सकता है 1180 के टारगेट के लिए। ओके, टाटा कंज्यूमर शानदार मूव आज सुबह से ही। टेक्निकल कॉल्स हो गए पूरे। मानस जी ने चुना SBI, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से आती हुई। स्टॉप लॉस और टारगेट आपके स्क्रीन पर होगा। 870 के टारगेट देख रहे हो, 839 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। कविता जी ने बैंक ऑफ इंडिया पर दाव लगाने को कहा। पूरा PSU बैंक उनको अच्छा लग रहा है। 122 तक के टारगेट देख रही हैं वो। 118 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। राजेश सातपुते जी ने कैंप्स में खरीदारी की राय कही है और 4100 तक के टारगेट प्राइस देख रहे वो। 3930 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इसके अलावा आशीष कयाल जी ने अपार इंडस्ट्रीज को चुना। यहाँ पर बाइंग की सलाह उनकी तरफ से। 9400 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड हैं। 8640 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इसके अलावा विकास जी ने अभी टाटा कंज्यूमर पर दाव लगाने को कहा है और 1180 के टारगेट, 1100 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आप फंडामेंटल आइडिया लेते हैं। हम गौरांग जी हमारे साथ मौजूद है। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून, प्रणाम। बताइए, मार्केट तो अच्छा लग रहा है, कहाँ पे शॉपिंग की जाए? धन्यवाद श्रेया जी, आपका सभी को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। छोटा सा डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा। जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर इस कार्यक्रम में आपके समक्ष रखेंगे, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है। ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। हो सकता है उनका निवेश हो। तो 22 सितंबर अगले हफ्ते सोमवार को और नए अवतार में GST 2.0 लागू हो जाएगा। इसी तरह के आधार पर खपत से जुड़ी हुई कंपनी, खास करके आयुर्वेदा में इसका काफी कुछ योगदान रहा है, वो है डाबर। तो डाबर पर बुनियादी तर्क पर खरीदारी की राय है। ये मैं लंबी अवधि की बात कर रहा हूं, तो अनिवार्य होगा कि आपके पास समय सीमा अवधि जो है वो लंबी हो, कम से कम साल, 1.5 साल या उससे ज्यादा। शुरुआत कीजिए स्तर पर और गिरावट पर जोड़ते जाएं। ये बात हो गई डाबर पर। अब एक काम करते हैं, वेदांता के डीमर्जर की जो सुनवाई चल रही थी NCLT में, और आजकल सभी सुन सकते हैं, तो हमारे न्यूज़ रूम में भी सुन लेते हैं। तो यतिन से जानते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि एकदम से स्टॉक इंट्राडे में कोलैप्स हुआ। यतिन, गुड आफ्टरनून।
गुड आफ्टरनून। तो वेदांता के डीमर्जर की बात करें तो जो आज एनसीएलटी की हियरिंग थी, एक्सपेक्टेशन बाजार का शायद ये था कि ये फाइनल हियरिंग होगी, शायद एनसीएलटी की जो बेंच है वो अपना जो जजमेंट है उसको आरक्षित करेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इनफैक्ट एक अक्टूबर में डेट आई है जहां सेबी अपना रिप्रेजेंटेशन करेगी। जो वकील है वेदांता की तरफ से, इनका जो सबमिशन था एनसीएलटी में वो ये था कि जो डिस्क्लोजर लैप्सेस की बात चल रही है सेबी की तरफ से और सरकार की तरफ से, खास करके जो आरजे ब्लॉक है, जो ऑयल एंड गैस बिजनेस है, उसको लेके बहुत ज़्यादा देर हियरिंग चली। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो सरकार और सेबी ने इसके पहले अगस्त में ही एफिडेविट के जरिए और कम्युनिकेशन के जरिए अपना जो अपोजिशन था या अपने जो इश्यूज थे वो कोर्ट में ऑलरेडी रखे थे। एक तालावांडी साबू का जो मामला था वो तो मैनेजमेंट ने सल्टा दिया और ऑब्वियसली वो उन्होंने विड्रॉ कर दी पिटीशन आज के एनसीएलटी हियरिंग में। लेकिन एक मेन मुद्दा ये है कि जो आरजे ब्लॉक है, जो केन एनर्जी का हिस्सा हुआ करता था, अब वेदांता का हिस्सा है, यहाँ सरकार के आर्बिट्रेशन क्लेम्स हैं और इस आर्बिट्रेशन क्लेम्स को लेके आज बहुत सारी कहासुनी हुई। वेदांता का कहना यह है, उनके वकीलों का, कि ये जो आर्बिट्रेशन ड्यूज हैं अभी भी मैटर सब जुडिस है। तो ये कहना कि क्योंकि आर्बिट्रेशन अमाउंट आपका पेंडिंग है आप इस डीमर्जर को रोकें, तो ऐसा कुछ है नहीं। सरकार ने स्कीम को अपोज भी नहीं किया, ऐसा वेदांता के वकीलों का कहना है। उनका जो कंटेंशन है पॉइंट के आर्बिट्रेशन ड्यूज अगर 5-5.5 हज़ार करोड़ से ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या वो ऑयल एंड गैस की इकाई का नेटवर्थ इतना है ताकि वो रिकवर कर सके। करंटली वो कवर 12 टाइम है और डीमर्जर के बाद वो कवर लगभग 1.25 टाइम हो जाएगा। तो इसी पे पूरी चर्चा चली। और दूसरी जो सेबी की इशू थी वो थी डिस्क्लोजर्स को लेके कि भाई स्कीम का डिस्क्लोजर सही तरीके से नहीं किया गया, जो कि ऑब्वियसली वेदांता ने फिर से एक बार स्कीम और डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एनसीएलटी में दिए। तो सेबी का जो पॉइंट है वो ऑब्वियसली टेक्निकली नेचर है, लेकिन जो सरकार का कंटेंशन है कि जो ड्यूज है हमारे आरजे ब्लॉक को लेके और ऑयल एंड गैस बिजनेस को लेके, क्योंकि पेट्रोलियम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की तरफ से वकील आए थे उनके, तो पर्याप्त डिस्क्लोजर नहीं है, लायबिलिटीज काफ़ी सारी पेंडिंग है। लेकिन वेदांता का कहना है कि अगर मामला आर्बिट्रेशन में है, अगर कोई लायबिलिटी फिक्स नहीं हुई तो उसको डिस्क्लोजर करने की क्या ज़रूरत है, उस पर बैंक गारंटी या वो वजह से डीमर्जर को नहीं रोका जा सकता। जज साहब ने इसकी हियरिंग में काफ़ी सारी चर्चा भी की और इन्होंने अपना व्यू भी दिया। लेकिन हाँ, जो एक्सपेक्टेशन था कि आज के कोर्ट केस में डिस्पोज हो जाएगी मैटर, वो डिस्पोज नहीं हुई। शायद अक्टूबर में डिस्पोज हो और उसके बाद डीमर्जर पे फैसला आए। लेकिन हाँ, इस शायद एक्सपेक्टेशन के चलते वेदांता के स्टॉक में थोड़ी बहुत नर्वसनेस हुई है, इंट्राडे में काफ़ी उठापटक देखी है। लेकिन हाँ, जो अभी हम बता रहे हैं कि ये डिस्क्लोजर लैप्स है, काफ़ी सारी हाइड्रोकार्बन एसेट की जानकारी गलत है, ये ऑलरेडी अगस्त में सरकार ने सबमिट की थी और सेबी ने भी डिस्क्लोजर को लेके अगस्त में ऑलरेडी अपना सबमिशन किया था। तो कोई बात नई नहीं हुई आज के हियरिंग में। बिल्कुल नई बात कोई भी नहीं है, लेकिन जैसा यतिन ने कहा कि शायद थोड़ी एक्सपेक्टेशन आ गई थी कि अब क्लियर हो जाएगा, लेकिन टाइम लगता है इन चीज़ों में। ऐसा नहीं है कि बस तुरंत की तुरंत हो गया। अब शायद अक्टूबर में भी ना क्लियर हो वैसे, लेकिन खैर। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून। वेदांता खरीदेंगे इस लेवल पर? प्रणाम मनोज जी, आपको भी। मुझे नहीं लग रहा कि ये साल भर ये मसला जो है ये सुलझेगा सरकार और वेदांता के बीच। और कभी भी अनुज भाई, जब कोई मसला जाकर के भारतीय कोर्ट में खड़ा हो जाता है तो उसको सुलझने के लिए काफी समय लगता है। आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए क्या खरीदेंगे, तो हाँ, खरीदारी की राय है। और एक बात वास्तविकता में ये है कि वेदांता अब एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड कुदरती भंडार वाली कंपनी बन गई है। इनके पास क्रूड ऑयल भी है, इनके पास फेरस भी है, नॉन फेरस भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो पता नहीं ये डीमर्जर की जो बातें हैं वो इस साल होगी या नहीं होगी, लेकिन इस चीज को बाजू में रखते हुए अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो वेदांता पर खरीदारी कराएं। ओके, लंबी अवधि का नजरिया है तो यानी कि लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर आप देख रहे हैं तो वेदांता पर खरीदारी की राय है इन लेवल्स पर भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने कमोडिटी बाजार को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बाजार को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे और सेबी चेयरमैन के मुताबिक नॉन कैश सेटल्ड नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटी वायदा में एफपीआई को ट्रेडिंग की मंजूरी देने के साथ कई फैसले लिए जाएंगे। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। Enhanced institutional participation will bring in higher liquidity, making the market more attractive for hedging. We will keep working towards a regulatory framework to enable prudent institutional access to these markets.
A proposal to allow FPIs to trade in non-cash settled, non-agricultural commodity derivative contracts is also currently under examination. We will also engage with the government to consider banks, insurance companies, and pension funds to trade in these markets. ओके तो अब सवाल ये कि सेबी चेयरमैन के बयान के बाद कैसे बदल सकती है कमोडिटी बाजार की तस्वीर और एमसीएक्स के लिए क्यों है ये पॉजिटिव, समझाने के लिए हमारे साथ है सीएनबीसी टीवी 18 की वमाक्षी बताइए। गुड आफ्टरनून। जी बिल्कुल, एमसीएक्स के शेयर में तेज़ी हम देख रहे हैं। आज सेबी चेयरमैन की तरफ से कुछ कमेंट्स आए थे एक एमसीएक्स इवेंट में और उनका कहना है कि वो कंसिडर कर रहे हैं एक प्रस्ताव को जहां पर एफपीआई को शायद वो मंजूरी देंगे नॉन कैश सेटल नॉन एग्री कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने की। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि करंटली अगर हम देखें तो एफपीआई सिर्फ कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड कर सकते हैं और लार्जली ये क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में है। एनालिस्ट का कहना है कि जो एफपीआई का शेयर है वो करीब 5% ओवरऑल वॉल्यूम्स में है और 8% है एनर्जी बास्केट में और अगर ये रेगुलेटरी अप्रूवल आता है तो इसी की वजह से उन्हें परमिशन मिल जाएगी नॉन कैश सेटल नॉन एग्री कमोडिटीज़ में ट्रेड करने की और इसी के चलते वो बुलियन यानी कि गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा और बेस मेटल्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसके अलावा उनकी तरफ से और एक इम्पॉर्टेंट टेक अवे जो आया था वो है कि वो गवर्नमेंट के साथ जो जीएसटी को रिलेटेड चैलेंजेस है उसको रिजॉल्व करने पर वो काम करेंगे और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जीएसटी रिलेटेड जो इश्यूज़ है इसी के चलते जो वॉल्यूम्स ऑफ टेक जैसे कि डिलीवरी बेस्ड कमोडिटीज़ है गोल्ड और सिल्वर यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी तो इसीलिए ये भी जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी पॉजिटिव हो सकती है। ओवरऑल जो कमेंट्स आए हैं सेबी चेयरमैन की तरफ से ये एमसीएक्स के लिए पॉजिटिव है क्योंकि लिक्विडिटी को अच्छी बूस्ट मिल सकती है। इंडिया का जो कमोडिटी मार्केट है वो भी डीपन हो सकता है और इसी के चलते वॉल्यूम्स पर भी अपसाइड नज़र आ सकता है जिसी की वजह से एमसीएक्स में हम आज तेज़ी देख रहे हैं। शुक्रिया वमाक्षी। बिल्कुल एमसीएक्स में शानदार तेज़ी इसके बाद लगभग 4% की तेज़ी के साथ कर रहा कारोबार। कमोडिटी बाजार में अच्छा प्रदर्शन होगा और लिक्विडिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा। एमसीएक्स इन स्तरों पर मानस जी कैसे लग रहा है? 7,930 के लेवल पर खरीदारी करें इस लेवल्स पर या अभी थोड़ा वेट करें? तो देखिए बेस तो बना है 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास बेस बना है। स्टॉक ने वापस अपने 20 और 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है तो स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है। एक बाउंस बैक प्ले बनता है। करंट लेवल्स पे आप 77.50 के स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर की तरफ 83.50 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। एमसीएक्स आपकी स्क्रीन पे बहुत क्लियर चार्ट। तो अगर आप एक्सचेंजेस में रहें, डिपॉजिटरीज में रहें या फिर कैपिटल मार्केट थीम में रहें, राजेश जी ने जो 2 बजे का ट्रेड दिया था दैट्स कैम्स, ये अच्छा करता हुआ और करीब 3983 पर डे हाई की डिजिट्री में सारे एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। कैम्स में स्ट्रॉन्ग मूव है। खैर जो मोमेंटम फिजल आउट हुआ है 1-2 काउंटर वो जो कि थोड़ा निफ्टी को बैकफुट पे लेके आ रहे हैं वो है प्राइवेट बैंक्स। लेट्स ब्रिंग आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक लेके आइए और आप लेके आइए ज़रा प्लीज़ एक बार इंडसइंड बैंक। यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम कोलैप्स हुआ। ये स्टॉक्स आके बैकफुट पे जब खड़े हो रहे हैं, बैकफुट पे आके रेस्ट ले रहे हैं। आज का जो आईसीआईसीआई बैंक रखिएगा प्लीज़ डायरेक्टर साहब, आज का जो आईसीआईसीआई बैंक का हाई है वो है इसका 50 डे में, यानी जो एवरेज कल इंडेक्स निफ्टी कल काट गया वो ये काटने में अब तक सक्षम नहीं है। आपकी राय आशीष जी? आई मीन प्राइवेट बैंक्स में, आई मीन एसबीआई, लुक एट एसबीआई, लुक एट कैनरा, लुक एट पिनबी, इंडियन बैंक, वो शार्पनेस नहीं है अब तक। आप प्राइवेट बैंक्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कैसे ट्रेड कर रहे हैं और आपका प्रेफर्ड कॉल क्या है? और कोई थ्रेशोल्ड पॉइंट नोट किया हो, आपने मार्क किया हो उसमें, वही बताइएगा प्लीज़। बिल्कुल। देखिए प्राइवेट बैंक्स में हो सकता है कि सभी बैंक्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप देखें एक्सिस बैंक ने बहुत ही जबरदस्त ट्रेंड दिखाया ऊपर की ओर और यहाँ पर एचडीएफसी बैंक जो है वो रेंज में रह गया। तो यहाँ पर चुनिंदा स्टॉक्स में प्राइवेट बैंक्स में भी अच्छी बाइंग देखी जा रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो बैंकिंग, अगर बैंक निफ्टी चढ़ेगा तो साथ ही में पीएसयू से शुरुआत होती है और प्राइवेट बैंक्स फिर पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो स्टॉक स्पेसिफिक कॉल अगर मेरे यहाँ से आएगा तो एक्सिस बैंक पे है। यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट देखा है हमने ऊपर की ओर। थोड़ा सा ओवरबॉट है शॉर्ट टर्म के लिहाज से, तो गुंजाइश है बाय यहाँ पर करना है तो डिप पे करिए। यहाँ से अगर 1110 का लेवल एक्सिस बैंक पे मिलता है तो वहां पर बाय किया जा सकता है। ऊपर में एक गैप एरिया है वीरू जो प्रोटेक्टेड अभी तक है, जो गैप क्रिएट किया था इसने
1150 1152 तक का, तो गुंजाइशी एक गैप फिल अटेम्प्ट करेगा और 1152 तक जा सकता है। तो एक्सिस बैंक में बाइंग आएगी और मेरे ख्याल से पीएसयू बैंक की जो रैली है वो अभी कंटेजियस है और दूसरे बैंक्स में भी ये स्प्रेड होनी चाहिए। जी हाँ, आप यकीन मानिए एक्सिस बैंक ने तालमेल बिठाया है बैंकों के साथ सरकारी, और इवन इस बातचीत पे करते करते निफ्टी ये एसबीआई ने इंट्राडे हाई क्रिएट किया है, सारे ऑप्शंस डी हाई पे ट्रेड करते हुए। एक और स्टॉक लेके आऊँगा, दैट्स मजगांव डॉक। विकास सालुके जी, आज सुबह से मैं इसको देख रहा हूँ और सारे एवरेजेस के ऊपर कुछ पॉजिटिव क्रॉसओवर्स, और एक और बड़ी चीज़ है 3000 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग। क्या किसी बड़े स्विंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है क्या मजगांव डॉक अपने आप को? जी वीरेंद्र जी, देखो जिस हिसाब से लास्ट 2 दिन पहले एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला था, 2800 से जो अपमूव यहाँ पे कंटिन्यू होते देखने मिल रही थी, तो मुझे लगता है ये आगे की तरफ ये जाते हुए देखने मिलेगी। 3120 के आसपास का अपसाइड यहाँ पे मुझे लगता है आते हुए देखने मिलेगा। जिस हिसाब से जो डायरेक्शन में इंडेक्स है ये एकदम से स्ट्रांगली यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाते हुए देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है ऊपर में यहाँ से और 100-120 पॉइंट्स का एक अपमूव मुझे लगता है कंटिन्यू करते हुए देखने मिलेगा। और नीचे में भी इंपॉर्टेंट अहम सपोर्ट जो है वो आज भी हमने नोट डाउन किए कि 2940 2930 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इस काउंटर में ऑलरेडी बन चुका है, तो मुझे लगता है इसमें कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है ऊपर की तरफ 3120 के टारगेट के लिए। चलिए, मार्केट थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है कल की उस कल बार कल निकल रहा है, डिसीजन तो आज रात को आना है, लेकिन हम कल रिएक्ट करेंगे उस फेड के डिसीजन पर। तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल पर होती हुई एक बार KPIT देखते हैं वापस। आज सुबह का जो हमारा स्पॉटलाइट स्टॉक था, डे हाई पर इस समय स्टॉक आ गया। ये देखिए क्या शानदार मोमेंटम, और अब डे हाई पर ये स्टॉक करीब करीब अब 3.5% ऊपर हो गया। शानदार मूव। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय फैशन बाज़ार तेज़ी से बढ़ रहा है। जेन ज़ी को टारगेट करने के लिए कंपनियां लगातार नए फैशन ब्रांड लॉन्च कर रही हैं। फैशन इंडस्ट्री के नए ट्रेंड और ब्रांड के बारे में जानते हैं हमारे खुद के जेन ज़ी से। श्रेया, बताइए क्या कर रही हैं कंपनियां? बिल्कुल, जैसा कि आपने बात की, जेन ज़ी को टारगेट करने के लिए सारी कंपनियां अब रेस में आ रही है, और भारत का फैशन ट्रेंड भी देखें आप तो काफ़ी बदल रहा है। फास्ट फैशन में सारी कंपनियां आ रही हैं, और इसी कड़ी में अब आदित्य बिरला ग्रुप की आप देखें तो ओन्ड, उन्होंने आदित्य बिरला फैशन रिटेल की तरफ से ओन्ड आया है। स्टाइल अप स्टोर्स को ये रीब्रांड कर रहे हैं, और इनका प्लान है कि 49 स्टाइल अप स्टोर्स को ओन्ड पे बदला जाए। फाइनेंशियल 26 यानी कि इस साल के अंत तक इन्होंने सोचा है कि 100 नए स्टोर्स को रीब्रांड करेंगे, और 3 से 4 साल में अगर आप देखें तो 400 स्टोर्स खोलने की इनकी प्लानिंग है। काफ़ी अग्रसर होकर ये काम कर रहे हैं। साथ ही आप देखें तो ये जो ओन्ड है काफ़ी किफ़ायती होगा, अफोर्डेबल होगा, जेन ज़ी फोकस्ड होगा। आप देखें तो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स 1200 के तक आपको मिल जाएंगे, या फिर उससे कम ही मिलेंगे इनफैक्ट, तो काफ़ी अफोर्डेबल होगा। और स्ट्रैटेजी ये है आदित्य बिरला फैशन की, मजबूत ब्रांड पोर्टफोलियो बने, जेन ज़ी फोकस्ड हो, और साथ ही मैक्सिमम यंग ग्राहकों को वो जोड़ पाए। टाटा ग्रुप भी इस लिस्ट में पीछे नहीं है ज़ूडियो तो पहले से ही मौजूद है। वैल्यू फैशन में अच्छी मौजूदगी है इनकी, Tier 2 Tier 3 सिटी को फोकस कर रही है, और इन्होंने द बर्न टोस्ट भी लॉन्च किया है हाल फिलहाल में। ये भी यूथ और नई पीढ़ी को टारगेट करती है, लेकिन बर्न थोड़ा आपको प्रीमियम साइड पे दिखेगा। ज़ूडियो जहाँ काफ़ी अफोर्डेबल, बर्न टोस्ट में मैं वेबसाइट स्कैन कर रही थी 7-7 हज़ार के कपड़े हैं, तो थोड़ा ये महंगे साइड पे आपको नज़र आएगा। इसके अलावा अगर आप देखिए तो रिलायंस रिटेल भी पीछे नहीं है। यूथसा 2023 में इसने लॉन्च हुआ था ये, और यूथ फोकस्ड वैल्यू फैशन ज़्यादातर प्रोडक्ट्स ये बेचती है। इसका भी अगर आप देखें तो 999 से कम रेट में आपको कपड़े मिल जाएंगे यहाँ पर। फाउंड्री भी इनका नया लॉन्च है, अल्ट्रा फैशन ब्रांड है ये। आजियो पर भी दोनों उपलब्ध हैं। फीमेल फोकस सेंट्रिक थोड़ा आपको फाउंड्री नजर आएगा, लेकिन जेन ज़ी प्रोडक्ट्स पर ही यहाँ पे रिलायंस रिटेल फोकस करती हुई नजर आएगी। इनकी जो स्ट्रैटेजी है, मल्टी फॉर्मेट अप्रोच करना है, किफ़ायती और अफोर्डेबल रेंज में आना है। तो भारत का फास्ट फैशन बाज़ार जो है वो काफ़ी रफ्तार पकड़ रहा है, तेज़ी से इसकी बढ़ोतरी हो रही है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल 24 में भारत का फास्ट फैशन सेगमेंट 3 से 40% साल दर साल बढ़ा है, जबकि आने वाले समय में और इसमें हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। 6% साल दर साल ग्रोथ हमें देखने को मिली है। मार्केट साइज करीब करीब आप देखिए $10 बिलियन था, जो फाइनेंशियल 31 तक करीब करीब $50 हो जाएगा, तो $50 बिलियन हो जाएगा। तो ये बड़ा मार्केट साइज का नज़र आ रहा है। तो फिलहाल फैशन के मोर्चों पर देखें तो भारत काफ़ी तेज़ी से काम करता हुआ नजर आएगा। चलिए, शुक्रिया श्रेया। अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और कैश कॉल्स का समय हुआ। आशीष कयाल जी हैं, कविता जी और
विकास सालुंके जी हैं इन कैश कॉल्स के लिए। आशीष जी, आप शुरुआत करिए। देखिए, जो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर देखा जा रहा है, यहाँ पर जो जेन टेक्नोलॉजीज है, यहाँ पर बहुत जबरदस्त मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ नजर आया। तो लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर क्रिएट की जा सकती है और ऊपर में जो टारगेट यहाँ पर देखा जा सकता है वो करीबन 1750 का देखा जा सकता है। नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो है 1400 लेवल्स का। एक बार के लिए तो मुझे लगा आशीष जी आप भी जनजी पे फोकस करने वाले हैं। खैर, आपकी कॉल थी जेन टेक्नोलॉजीज। कविता जी के पास चलते हैं। कविता जी, आपकी कॉल क्या रहेगी? सो वीरेन जी, कैपलिंग पॉइंट लैब 2280 के प्रीवियस हाई को निकालकर आज एक बहुत अच्छे मोमेंटम बाय में काउंटर है। सो जो प्रोजेक्शंस बनते हुए दिखते हैं अपसाइड, अगर एक शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड की तरह इसे देखें तो अपसाइड मोमेंटम 2450 2500 तक जाते हुए दिखता है। तो इसे ऐसा शॉर्ट टर्म कॉल लुक आफ्टर करना चाहिए और आप स्टॉप लॉस प्लेस करें 2250 का ऑन योर पोजीशन। सो कैपलिंग। ओके, चलिए विकास के पास चलते हैं। विकास जी, बताइए आपकी ट्रेड, कैश ट्रेड। मेरा कैश काउंटर रहेगा दीपक नाइट्रेट, दीपक एनटीआर, जहाँ पे हमने देखा है कि लास्ट कुछ दिनों में एक डाउनफॉल देखने मिला था और ऑलमोस्ट ये ओवरसोल्ड जोन में लास्ट कुछ दिनों से ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे एक फ्रेश मोमेंटम देखने मिला था कल के सेशन में और मुझे लगता है एक अच्छा पॉजिटिव साइन यहाँ पे देखने मिल रहा है कि जितने भी मोमेंटम इंडिकेटर है ये पॉजिटिव साइड क्रॉस ओवर यहाँ पे देखने मिले। तो डाउन साइड लिमिटेड है, तो यहाँ पे 1790 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के दीपक एनटीआर को बाय किया जा सकता है। ऊपर में मुझे लगता है जो टारगेट अभी यहाँ पे निकल के आ रहा है वो 1970 के आसपास के टारगेट यहाँ पे एक अच्छे अपसाइड की मोमेंटम देखने मिल सकती है। एक अच्छी पुल बैक रैली दीपक एनटीआर में देखने मिल सकती है। तो 1840 के ऊपर इसको बाय किया जा सकता है 1970 के टारगेट के लिए। नीचे में 1790 का स्टॉप लॉस लगा है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, जरा चंदन जी को भी जोड़ लेते हैं इस पैनल में। चंदन जी, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या ट्रेड रहेगी आपकी तरफ से? जी नमस्कार, मेरा फोकस रहेगा पीएसयू बैंक्स में। निफ्टी सीपीएसई इंडेक्स में एक चाल देखने को मिल रही है और उसमें से भी पीएसयू बैंक्स में एक शानदार मोमेंटम है। एसबीआई एक प्रिफर्ड ट्रेडर है, हालांकि ऑलरेडी 2-2.5% चल चुका है, बट अभी भी मोमेंटम बनना चाहिए क्योंकि एक मेजर ब्रेकआउट इस काउंटर में डेली और वीकली चार्ट में देखने को मिल रहा है। हालांकि बाकी सारे पीएसयू बैंक्स में भी मूवमेंट है, बट एसबीआई कंपेरेटिवली मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ मोमेंटम देने वाला काउंटर बन रहा है चार्ट सेटअप के हिसाब से। डेरिवेटिव्स डेटा की बात करें तो 4-5% के ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे एडिशन हुआ है और साथ में आप देखोगे कि ऊपर में 850 के कॉल अनवाइंडिंग के सिनेरियो भी देखने को मिल रहा है, पुट राइटिंग भी हो रही है और डेरिवेटिव्स डेटा के साथ में टेक्निकल चार्ट सेटअप देखें तो एक राइजिंग चैनल बन रहा है। तो एसबीआई पे हम फोकस करेंगे। इमीडिएट बेसिस पे देखें तो 840 के आसपास का सपोर्ट रहेगा और जिस हिसाब से चाल बन रही है लगभग 880 तक के टारगेट इस काउंटर में बन सकते हैं। जेम स्टॉक ऑफ द क्लोजिंग, मैं इसके ऑप्शन सुबह 10 बजे के आसपास से रीड कर रहा था और क्या गजब कम हुआ और अभी भी टिक बाय टिक चार्ट पे हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी 848 पे। इट्स नाउ 855.30 ऑन द डे हाई। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दो चीज़ मिलिट्री कर पे इस वक्त डोमिनेट कर रही है, सिर्फ निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। एक दो काउंटर्स और अगर मैं कंसिडर करूँ इसी स्पेस से तो दैट्स बैंक ऑफ बड़ौदा। मेरे ख्याल से कविता जी की कॉल थी बैंक ऑफ इंडिया, बट लुक एट बैंक ऑफ बड़ौदा, एक बार लेके आइएगा। ये ट्रेड करता हुआ 244.49 पे नहीं, यस ब्रेकआउट की श्रेणी में। कविता जी आप बैंक ऑफ बड़ौदा को कहाँ रखेंगी? बेबी अच्छा है, क्लीन चार्ट, हालांकि मल्टीपल सप्लाई जोन्स परसिस्ट करते हैं 248 से 52 के बीच में, बट क्या ये दूसरे तीसरे पायदान पे आता है इन सीक्वेंस ऑफ मोमेंटम इन पीएसयू बैंक्स? या वीरेन जी, एग्जैक्टली। बैंक ऑफ बड़ौदा सिंस 248-52 पे मल्टीपल क्लस्टर थे। आई हैवंट चूज दैट, लेकिन अगर वंस ये निकलता है तो अपसाइड मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिखेगा इन दैट सिनेरियो टू। तो दोज हु आर हैविंग पोजीशन वो लोग स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं अपनी पोजीशन पर 242 का और अपसाइड एज ऑफ नाउ फॉर एन इंट्राडे इट शुड बी 248-252। चलिए अब एड्रेस करते हैं एक और स्टॉक जो हमने सुबह डिस्कस किया था, ड्रीम फोक्स। 5% का लोअर सर्किट इस स्टॉक में आज सुबह से लगा हुआ है। लाउंज बंद होने की वजह से ये इम्पैक्ट आता हुआ बिन्नी से समझते हैं पूरी डिटेल्स। बिल्कुल, तो आज ड्रीम फोकस में है क्योंकि कंपनी ने अपनी जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज सर्विसेज थी वो बंद कर ली है, डिसकंटिन्यू कर लिया 16 सितंबर, मतलब येस्टरडे से उन्होंने ये सर्विस बंद कर ली है। तो इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आएगा उनके फाइनेंशियल्स पे।
पर कंपनी ने एक हाईलाइट और दी है कि उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ये क्लाइंट्स के साथ वो कैंसिल नहीं हुए, सर्विसेज तो बंद हो गई है पर कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल नहीं हुए, और मे बी वो ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे कि और क्या दे सके कस्टमर्स को। पर अभी डोमेस्टिक लाउंज सर्विसेज बंद हो चुकी है, तो रेवेन्यू शेयर देखे ओवरऑल लाउंज सर्विसेज का वो है 93% रेवेन्यू कंपनी का आता है लाउंज सर्विसेज से, सिर्फ 7% शेयर है नॉन लाउंज सर्विस बिजनेस का। उसमें से 77% जोग्राफी वाइज स्प्लिट देखे 77% है डोमेस्टिक साइड ऑफ द बिजनेस, 23% है इंटरनेशनल बिजनेस। सो 77% ऑफ द डोमेस्टिक लाउंज बिजनेस उस पे ज़्यादा इम्पैक्ट आ रही है, और इसीलिए मटीरियल इम्पैक्ट आएगा उनके फाइनेंशियल्स पे। एयरपोर्ट लाउंजेस की बात करें तो एयरपोर्ट लाउंजेस में डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंजेस थे अराउंड 76 और इंटरनेशनल लाउंजेस थे 850 इंटरनेशनल लाउंजेस। सो 850 इंटरनेशनल लाउंजेस वो सर्विस कंटिन्यू रहेगी, डोमेस्टिक सर्विसेज बंद हो चुकी है। रेलवे लाउंजेस वो भी कंपनी फोकस कर रही है, अभी ये नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ होगा कंपनी का वो बता रहे हैं, बट एज ऑफ नाउ द मेन बिजनेस जो है उनका एयरपोर्ट लाउंज, डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंजेस वो डिसकंटिन्यू हो चुका है, मटेरियल इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड है। और कंपनी ने जुलाई में बात की थी हमसे, तभी बताया था कि वो लोग एक्स एयरपोर्ट बिजनेस पे भी फोकस करेंगे, राइट, नॉन लाउंज सर्विस बिजनेस पे, लाइफस्टाइल बिजनेस, रेलवे बिजनेस, जहाँ पे वो लोग अभी फोकस करेंगे। बट आज स्टॉक क्लियरली अंडर प्रेशर है, लास्ट एक साल में मोर देन 70% फॉल है, और 1 जुलाई जब से एक्सेस और ICICI ने भी अपना सर्टेन प्रोग्राम्स कैंसिल कर दिया है कंपनी के साथ, तब से स्टॉक मोर देन 40% डिक्लाइन पे है, तो क्लियर प्रेशर यहाँ पे दिख रहा है। बिल्कुल, और देखिए 5% का सर्किट है, शुक्रिया विनय, वरना ये स्टॉक और भी गिरता। रेलवे लाउंज की बात की है वैसे इन्होंने, वैसे खैर ऑफ लेट तो एयरपोर्ट भी रेलवे जैसे ही बन गए थे लाउंज के मामले में, जिस तरीके का वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती थी, तो कुछ बचा नहीं था उसमें। देखिए ये रिस्क हमेशा रहेंगे, और मैं हमेशा दर्शकों को एक चीज़ बोलता हूँ, कभी भी ऐसे फैंसी IPOs में इन्वेस्ट करें तो रिस्क फैक्टर ज़रूर पढ़ें। नंबर 1 रिस्क फैक्टर ये था कि एक ही बिज़नेस है। अरे ये 93% अगर एक ही आपके उससे आ रहा है तो वो एक ही बिज़नेस हो गया ना, 7% तो नाम मात्र का है। रेलवे में कौन लाउंज लेता है? ये क्या होता है कि एयरपोर्ट पे आप जाते हैं तो थोड़ा सा आपको पता होता है कि आप एक सर्विस उसकी एक्सपेक्टेशन होती है, एयरपोर्ट रेलवे पे कौन लाउंज जाएगा? वो लोग अपना डब्बा लेकर आते हैं, उसमें अपना खुद का खाना है ना, या वो IRCTC की केटरिंग ऑर्डर कर लेते हैं, वहाँ पर कौन लाउंज सर्विस यूज़ करने वाला है? खैर एनीवे, चलिए धमाकेदार ऑप्शंस का समय हुआ। मानस जी, राजेश जी और चंदन जी हमारे साथ। मानस जी बताइए आपका ऑप्शन। देखिए PSU बैंकिंग पे ही ध्यान है, 110 वाला कॉल ऑप्शन PNB का लिया जा सकता है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो 110 वाला कॉल ऑप्शन PNB का लेंगे, 3 रुपए 40 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको स्टॉप लॉस 2 रुपीज 50 पैसे, 2.5 रुपए का लगाना है, लेकिन 5 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है PNB के 110 के कॉल ऑप्शन में। 110 का कॉल ऑप्शन लेना है मानस जी के पिक PNB में। चंदन तापड़िया जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। बिल्कुल, मेरा भी यहाँ पे PSU बैंक्स पे रहेगा। हमने शुरुआती ट्रेड में SBI की बात की थी, और अब मैं बात करना चाहूंगा केनरा बैंक का। केनरा बैंक में काफी अच्छा सेटअप देखने को मिल रहा है, लोगों का बिल्टअप हुआ है। इनफैक्ट वीकली चार्ट में एक बड़ा पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना है, और डेली चार्ट पे देखें तो लगभग 80 डेज का एक बड़ा रेंज बाउंड बाय से वो नए ब्रेकआउट में तब्दील होगा। तो 120 तक 121 तक के टारगेट यहाँ पे बनेंगे। इसके लिए मैं 117.25 के जो स्ट्राइक है उसको खरीदारी की सलाह दूंगा। तो केनरा बैंक का 117.25 का कॉल ले, 2 रुपए के आसपास चल रहा है, सपोर्ट रहेगा यहाँ पे लगभग 75 पैसे का। ये कॉल ऊपर में लगभग 4 रुपए तक का टारगेट छू सकता है। ओके, केनरा बैंक का कॉल ऑप्शन। और उसके बाद चलते हैं आशीष ख्याल जी के पास। आशीष ख्याल जी आप क्या पिक करेंगे? अच्छा माफ कीजिएगा, राजेश सतपुते जी आप क्या पिक करेंगे? वीरेंद्र जी देखिए, मेरी नज़र TCS के चार्ट के ऊपर है। मुझे लगता है TCS में बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला है, फॉलो थ्रू मिलेगा। TCS 3176 पे है, तो यहाँ पे ट्रेड करेंगे हम 3160 के कॉल ऑप्शन के साथ, जो करीबन 50 रुपए के आसपास है। कीप योर स्टॉप लॉस एट 35। आई एम एक्सपेक्टिंग ए स्विंग टारगेट आपको 80-85। तो इस TCS का 3160 का कॉल ऑप्शन बाय करें। ओके, TCS का ये धमाकेदार ऑप्शन के लिए राजेश जी के पिक आती हुई नजर। IT स्पेस में अच्छी रैली सुबह से हम देख रहे थे। एक बार मैं स्टॉक देख रहे थे FMCG स्पेस से, हमेशा यहाँ पर निराशा ही हाथ लगी है, जहाँ टाटा कंज्यूमर, विकास सालुंके जी आपके पिक 0.4% ऊपर आज के सत्र में शानदार रैली टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में। इनफैक्ट ब्रिटानिया को क्या हो गया, 2% नीचे आज के सत्र में।
चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ब्रिटानिया की जो गिरावट है ये हाथ लगाने वाली है, दूरी बना के रखने वाली? क्या करना चाहिए ब्रिटानिया में? जी, अब ब्रिटानिया में हमने देखा है कि लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में एक प्रेशर तो बिल्ड हुआ था और आज यहाँ से एक इम्पोर्टेंट जो लेवल थी 6150 की, उसके नीचे ये फिसलते हुए देखने मिल रहा है। लेकिन फिलहाल तो अभी एक सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, 6000 के आसपास एक बेस है इसमें। अगर वो ब्रेक होता है तो मुझे लगता है वहां से जो प्रेशर है वो एक्सटेंड होते हुए देखने मिलेगा, बट अभी तक उसके ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो ऊपर में अभी इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस देखने मिलेगा 6150 का। तो ओवरऑल अभी भी इतने वीकनेस यहाँ पे मुझे नहीं लगता है बिल्ड हुई है, एक दायरे में ट्रेड करते हुए देखने मिलेगा। तो 6150 का एक ऊपर में रेजिस्टेंस देखने मिलेगा, नीचे में 6000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होता है तो 57 5800 के नीचे भी एक काउंटर फिसलते हुए देखने मिलेगा। बट फिलहाल तो लास्ट 1-2 घंटे से एक रेंज में और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास जाके वापस रिबाउंड होते हुए देखने मिल रहा है। तो 6150 के ऊपर अगर ये वापस सस्टेन करता है तो मुझे लगता है ऊपर की तरफ वापस ट्रेड आते हुए देखने मिलेगा। तो जिसके पास है तो उनको होल्ड करने की राय रहेगी 6000 के स्टॉप लॉस। अगर आपके पास है तो 6000 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए, देश आज पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहा है। पीएम मोदी के राज को 11 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में बाजार और देश की इकोनॉमी का कैसा रहा प्रदर्शन, कैसा ये पूरी रिसर्च लेकर हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी और हाजमा फताकिया जी मौजूद हैं। सबसे पहले चलते हैं आशीष के पास। आशीष, आप बताइए कि इकोनॉमी ने मोदी राज में पैसा कैसा परफॉर्म किया है? इनफैक्ट बताइए। देखिए, ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले 11 सालों का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो लगातार हायर हाइज देखने को मिले, ना कि सिर्फ मार्केट में, इकोनॉमी के फ्रंट पर भी अगर आप देखें तो ग्रोथ ऐसी रही है कि जिसने भारत को ग्लोबल रिकग्निशन दिखाई है। अब रिटर्न्स की बात करें तो निफ्टी में तकरीबन पिछले 11 साल में 240% की तेजी देखने को मिली है। लेकिन इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर भी ज़बरदस्त ग्रोथ रही है। अब जीडीपी के आंकड़े देखते हैं। 2014 में जब मोदी जी ने चार्ज लिया था तब 2 लाख करोड़ डॉलर के आसपास की जो है इकोनॉमी थी जीडीपी के लिहाज से। अभी डबल होगी, यानी 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की इकोनॉमी यहां पर आपको देखने को मिल रही है। और एक ग्लोबल रिकग्निशन इसके लिए क्योंकि 2014 में आप देखें तो हमारी जीडीपी के लिहाज से 10वीं नंबर पे हमारी पोजीशनिंग थी, जो कि अब 4th नंबर पर आ गई है। तो आप देखें कि जो टॉप कंट्रीज होती हैं उनकी लिस्ट में हम आ चुके हैं। साथ में अगर आप देखें तो फॉरेक्स रिजर्व के लिहाज से तो सिग्निफिकेंट सब्सटैंशियल ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है। जबरदस्त अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट यहां पर भी 2x बढ़त फॉरेक्स रिजर्व्स में देखने को मिली। बात करें एफडीआई की तो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स अब आपको भारत में देखने को मिले हैं। 2014 में 36 अरब डॉलर के आसपास थे, जो यहां पर भी 2x ग्रोथ है, 71 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास जो है यहां पर यह आंकड़ा आपको देखने को मिला है। अब बात करें इकोनॉमी के केपेक्स की तो केपेक्स के लिहाज से जो 2014 में 2 लाख करोड़ के आसपास का केपेक्स था, ये अब 11.21 लाख करोड़, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिली है। और स्टार्टअप इकोसिस्टम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार फोकस रहा है। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम और इनिशिएटिव भी यहां पर लॉन्च किए गए थे। अब 2014 में देखें तो ना के बराबर ऐसे स्टार्टअप थे जो कि यूनिकॉर्न थे। इनकी अगर आप गिनती करने जाएं तो शायद 10 से भी कम निकलेगी, लेकिन अब ये आंकड़ा 100 के पार हो चुका है। इंडियन स्टार्टअप्स का ग्लोबल रिकग्निशन यहां पर देखने को मिल रहा है। साथ में अगर आप देखें तो डिफेंस स्पेस ऐसी है जिसने निवेशकों को भी भरपूर रिटर्न्स दिए हैं। और यहां पर जो 2014 में एलोकेशन करीब 2.5 लाख करोड़ के आसपास था, अब वो 6.81 लाख करोड़, सिग्निफिकेंट बढ़त यहां पर आपको देखने को मिली है। रिन्यूएबल एनर्जी के फ्रंट पर भारत ने लीप लिया है, बड़ी ग्रोथ दिखाई है दूसरे कंट्रीज के मुकाबले। अब 34 गीगावाट की जो क्षमता थी वो 195 गीगावाट यहां पर देखने को मिली है। हाईवे के फ्रंट पर अगर आप देखें तो काफी रफ्तार से नए हाईवे के कंस्ट्रक्शन देखने को मिले हैं। 2014 में हाईवे बनने की जो रफ्तार थी प्रतिदिन 12 किलोमीटर के आसपास थी, जो कि अब अगर आप देखें तो 33 से 35 किलोमीटर प्रतिदिन। ये आंकड़ा, ये केपेक्स की ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। और साथ में अगर आप देखें तो जो एयरपोर्ट्स की विस्तार देखने को मिले, यानी 2014 में पूरे इतने बड़े देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, अब ये आंकड़ा 150 के पार देखने को मिला। तो मार्केट के साथ अगर आप देखें तो इकोनॉमी के फ्रंट में भी जबरदस्त ग्रोथ रही है। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया आशीष। ये बात हो गई इकॉनमी की। अब बात करते हैं मार्केट की। मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, किन शेयर सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया, ये हॉर्मा से समझते हैं। हॉर्मा बताइए।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है और पिछले 11 वर्षों में वो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और पिछले 11 वर्षों में हमने और हमारे बाजार ने क्या कुछ नहीं देखा। हमने ब्रेग्जिट देखी, हमने महामारियां देखी, हमने युद्ध देखे। उन सभी हेडविंड्स के बावजूद बाजार ने निवेशकों को अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। 26 मई 2014 का वो दिन था जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। तब से लेकर के आज तक निफ्टी और निफ्टी बैंक 3 गुना से ज़्यादा चले हैं, ब्रॉडर मार्केट्स उनसे ज़्यादा चले हैं। और फिर चाहे सेक्टोरल इंडिसेस की हम बात करें, ऑटो, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी सभी ने 3 से 4 गुना रिटर्न्स निवेशकों को दिए हैं। रियल एस्टेट इंडेक्स हो, मेटल्स इंडेक्स हो, सरकारी कंपनियों का इंडेक्स हो, सभी ने अच्छा परफॉर्म करा है। अगर हम निफ्टी के आउट परफॉर्मर्स को देखें, जाहिर है ये सारे नाम उस वक्त तो निफ्टी में थे नहीं, लेकिन सभी ने लगभग 20 से 40 गुना रिटर्न्स निवेशकों को दिए हैं। और अगर बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो प्राइवेट फाइनेंशियल्स इस लिस्ट में शुमार है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, इन सभी ने निफ्टी के आउट परफॉर्मेंस में भी काफ़ी सारा योगदान दिया है। ब्रॉडर मार्केट रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो एपीएल, अपोलो, डिक्सन, सरकार का डिफेंस की तरफ जो फोकस रहा है उसका नतीजा आप इन रिटर्न्स में देख सकते हैं। सोलार इंडस्ट्रीज हो, मैसगांव डॉक हो, 30 से 40 गुना रिटर्न्स निवेशकों को मिले हैं। एस्कॉर्ट्स कुबोटा, बीएससी, मोतीलाल ओसवाल सभी इस लिस्ट में शामिल है। स्मॉल कैप्स की अगर हम बात करें तो वो भी कोई ज़्यादा पीछे है नहीं। JBM ऑटो है, नवीन फ्लोरिन, न्यूलैंड लेबोरेटरीज, PCBL सभी के नाम इस लिस्ट में शामिल है। एस, PG, इलेक्ट्रोप्लास्ट, रैडिको खैतान और एक और डिफेंस नाम इस लिस्ट में आता हुआ जेन टेक्नोलॉजीज। सरकारी कंपनियों के अगर हम रिटर्न्स देखें तो 5 में से 4 नाम या तो रेलवे स्टॉक्स है या डिफेंस स्टॉक्स है। BEL की तो हमने बात कर ली, RVNL, IRCTC, HAL सभी ने निवेशकों को अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो चाहे वो हेडविंड्स हो या चाहे जो हो, पिछले 11 वर्षों में बाजार में जो भी रहा है उसको अच्छे रिटर्न्स मिले हैं और ये सारा डेटा इस बात का सबूत है। शुक्रिया। और माज, जैसा कि हम पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन का जश्न मना रहे हैं और इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला और सुनील भारती मित्तल समेत देश के बड़े कॉर्पोरेट्स ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। आप भी सुनिए। It is the 75th birthday of our most respected and beloved Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji. On behalf of the entire business community of India, on behalf of the Reliance family, and on behalf of the Ambani family, I convey my heartiest felicitations to Prime Minister Modi ji. I have never seen a leader who works so tirelessly for a better future for India and Indians. I would like to pay my respects to him on his 75th birthday. He is one of those people who have made the largest impact in the history of our nation in terms of the growth and development of our nation. And I would wish him a very happy birthday. अपने साथ वो संघ इंडस्ट्री के कुछ प्लेयर्स को लेके जाते थे जो चुनिंदा होते थे, खास सेक्टर्स के जो उस कंट्री और इंडिया के साथ जिनका रिलेशनशिप स्ट्रांग था, उनको बहुत बढ़ावा देते थे और उनकी कोई बात पकड़ लेते थे। उस वक्त उनको समझ आ जाती थी कि ये देश के लिए अच्छी चीज़ है, तो उसको एम्पलीफाई करते थे अपने काउंटर पार्ट प्राइम मिनिस्टर के साथ। His attention to detail, his focus on execution and his ability to think in an inclusive manner were very clear to me even then. And whenever he went overseas and on the occasion I had to go with him, I would find him curious to learn the good aspects of the country he visited. The one big quality that I know about Prime Minister is that he's very curious to know what is happening in the environment, and he is a very, very active listener. Many happy returns of the day, and at the same time pray that he lives longer, above 100, and continues to work with the same alacrity and speed as he has demonstrated over last 11 years for next 20 years, so that India becomes a developed nation under his leadership. जय श्रेया, आप तो नहीं थी उस वक्त बाजार में, लेकिन अनुज और मैंने वो देखा युग 2014। अनुज 7500 या कुछ 7600 का इंडेक्स हुआ करता था और वो हम 2008 की मंदी के दौर से निकल के उभर के सिर्फ 5 साल पूरे कर रहे थे। क्या वेल्थ क्रिएट हुई ना, मतलब 2007 में भी था, 8 में भी था, लेकिन उसके बाद जो मूव शुरू हुआ ना, गजब था। बिल्कुल। और वीरू, मैं एक चीज़ बताऊं आपको, इसमें बहुत हम थोड़ा सा
ये अनचैरिटेबल होते हैं अगर हम सिर्फ 2014 के मई से मूव गिनते हैं तो। मैं कारण बताता हूँ क्यों। मार्केट की रैली शुरू हुई थी 2013 के दिसंबर से। 2013 के दिसंबर में जब 4 दिल्ली के राज्यों के नतीजे आए इलेक्शन, थे। हाँ, जब वो 4 राज्यों के इलेक्शन आए थे, दिल्ली तो नहीं जीत पाए थे, दिल्ली तो वो हंग असेंबली हो गई थी, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश जब वो जीते थे और उसके जिस तरीके से वो जीते थे, उसके बाद से लोगों ने मानना शुरू किया था कि मोदी वेव की चर्चा दिसंबर 2013 से शुरू हुई थी। दिसंबर 2013 से तो मार्केट में एक बहुत बड़ा रिटर्न बना था दिसंबर 2013 से मई 2014 के बीच में। इनफैक्ट जब प्राइम मिनिस्टर फुल मेजोरिटी के साथ 2014 में आए तो पहले 3 महीने तो मार्केट चला ही नहीं था, क्योंकि वो उन गेंस को ही डाइजेस्ट कर रहा था। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। कई बार ना हम इसमें मतलब असली मूव आपको देखना है ना अगर, तो 2013 दिसंबर से देखना होगा, जहाँ बहुत बड़े मूव्स रहे थे। एंड विदाउट अ डाउट ये जो पिछला 10-11 साल का फेज़ रहा है मार्केट के लिए काफ़ी शानदार रहा है। काफ़ी डिसीजंस लिए गए इसमें वीरू, आप देखिए डिमोनेटाइजेशन आई थिंक एक बहुत रिस्की डिसीजन था, लेकिन इवेंचुअली आप ये कहेंगे कि उसने और कुछ किया हो या ना किया हो, एटलीस्ट एक डिजिटाइजेशन की तरफ देश को बहुत जल्दी पुश किया। हर कौन सोच सकता था कि मतलब आपका नॉर्मल भाजी वाला या एक वड़ा पाव वाला भी अब पेटीएम वगैरह एक्सेप्ट करेगा, डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करेगा। आज की डेट में ये हो गया वीरू, स्पेशली मुझे पता है कि आज की डेट में लोग ज़्यादातर डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, मतलब वो कैश लेना ही नहीं चाहते, कहते नहीं डिजिटल पेमेंट कर दीजिए आप। तो आई थिंक उसके बाद डिफेंस में आई थिंक जिस तरीके के मूव्स लिए गए, आप रेलवेज देखिए कैसे, मतलब ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ 20-20, 40-40, 100 गुना रिटर्न्स बने हैं। तो विदाउट अ डाउट काफ़ी ये शानदार पीरियड रहा है। और जैसा मुकेश अंबानी जी कह रहे थे कि विजन है उनका और होपफुली उनके मतलब हम डेवलप्ड कंट्री भी बने, तो विदाउट अ डाउट। और मार्केट भी देखिए वापस डे हाई पर आ गया मार्केट। निफ्टी बैंक सेलिब्रेट कर रहा है अनुज, निफ्टी बैंक सेलिब्रेट कर रहा है। श्रेया कुछ कहना चाह रही थी, श्रेया शब्दों को खा रही थी, प्लीज श्रेया से सुनते हैं। श्रेया कुछ कहना चाह रही थी? मैं बस ये कह रही थी वीरेंद्र जी कि अभी भी सिलसिला थमा नहीं है और सेमीकंडक्टर को लेकर जैसे पूरी सरकार काम कर रही है, तो जो चीज़ें नई शामिल होती जा रही है, सरकार काफ़ी अग्रसर होकर काम करे, तो सिलसिला चलता ही जा रहा है, थम नहीं रहा। मुझे सबसे अद्भुत लगा एक तो जैसे कि अनुज ने बात की ना डिजिटल पेमेंट। श्रेया आज की आप धनिया भी ले लीजिए, धनिया की पेमेंट आप बाजार में ना मैं 10-10 रुपए की पेमेंट करती हूँ यूपीआई से वीरेंद्र जी, आप मानेंगे नहीं। चाय 10 रुपए, 5 रुपए बिस्किट ऐसे भी किया है मैंने। ये होता ही है। लेकिन गौरांग जी, आपको सबसे ज़्यादा अभी भी क्या लगता है, मीन जो एनडीए की बीजेपी सरकार की नीतियाँ रही हैं बीते 3 महीने में, देखिए डिफेंस ने क्या एक बार फिर से रिवर्सल दिया है। अभी 2 दिन पहले ही जो एयरफोर्स ने अपनी मांग रखी 114 राफेल फाइटर्स की, डिफेंस एक बार फिर पिकअप ले रहा है। हालिया मूव में 2 चीज़ें मूव कर रही हैं, एक डिफेंस और एक सरकारी बैंक्स। स्पेशली इन 2 बास्केट्स पे आपका टेक चाहूँगा मैं। सबसे पहले तो वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से हम सबके तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और परमात्मा से प्रार्थना करें उनका स्वास्थ्य बना रहे, और जिस प्रकार से दृढ़ता से वो भारत के विकास के लिए कामकाज कर रहे हैं, हमारे विकास के लिए कामकाज कर रहे हैं, ये बने रहे। जहां तक प्रश्न है क्षेत्र का, तो वीरेंद्र जी हम पिछले हफ्ते जुड़े थे, पिछले या उसके 2 हफ्ते पहले यही क्षेत्र को लेकर के मैंने टिप्पणी करी थी, रक्षा क्षेत्र को लेकर के, और वहां पर मैंने एक कंपनी का नाम लिया था, तब एमटार टेक्नोलॉजीज, मेरे ख्याल से 1625 या 1650 के आसपास था, 2 हफ्ते पहले की बात है मेरे ख्याल से। मैं अब भी ये मानता हूं वीरेंद्र जी के रक्षा क्षेत्र जो है वो 6 महीने, 1 साल, 2 साल का निवेश का खेल नहीं है। रक्षा क्षेत्र में अगर वास्तविकता में, हकीकत में आपको अच्छे पैसे कमाने हैं, मुनाफा बनाना है, तो आपको अनिवार्य समय सीमा देनी पड़ेगी। और मेरे मानना है, ये मेरा निजी मानना है, कि कम से कम 3 या 5 साल या उससे ज्यादा। इसका कारण यह है कि ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट करने के लिए समय लगता है। ये हाई टेक्नोलॉजी, हाई प्रिसिशन, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रोडक्ट होते हैं। ये ऐसा नहीं कि आज आपको सुबह लड़ाकू विमान बनाने का ऑर्डर मिला और कल सुबह बना करके डिलीवरी कर दी, ऐसा नहीं होता इसमें। तो अगर आपको रक्षा क्षेत्र में किसी भी शहर में थोड़ा बहुत अभ्यास करने के बाद निवेश करना है, कृपया करके 3 से 5 साल की समय सीमा दीजिए। और ये जो रफ्तार है ऑर्डर की वीरेंद्र जी, ये तो मैं मानता हूं ये खाली एक शुरुआत है, एक छोटा सा ट्रेलर है। आने वाले सालों में देखिए किस प्रकार से रक्षा क्षेत्र की कंपनी को ऑर्डर, स्थानीय मार्केट तो छोड़ दीजिए, आप विदेश से कितने बड़े बड़े ऑर्डर मिले। मीनवाइल आप जरा एक बार मार्केट देखिए, अब हम आ गए हैं डे हाई पर, एक हल्के से डिप आई
और उसमें बाइंग आ गई। निफ्टी भले अभी DI पर नहीं आया बट शायद आ जाएगा जिस तरीके से चल रहा है, क्योंकि जब बैंक निफ्टी जिस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है, पावर ऑन कर रहा है जिस तरीके से, और 55,500 क्रॉस कर रहा है बैंक निफ्टी। टिकर टीम को जरा अलर्ट करते हैं, एक बार चलाइए बैंक निफ्टी 55,500। कितने समय के बाद हम बैंक निफ्टी पर 55,500 पर आए, और जैसे कहते हैं कि काफ़ी समय से आंखें तरस गई थी इस तरीके के मूव के लिए। 55,500 क्रॉस हो रहा है। कुछ ही देर में चलाएंगे हम कि लास्ट कब हम इस लेवल के ऊपर थे। तब तक 4 का चौका की शुरुआत कर लेते हैं। और सस्ता ऑप्शन के लिए मानस जायसवाल, FNO सुपरस्टार के लिए चंदन तापड़िया, चार्ट के चमत्कार के लिए आशीष कयाल जी, और मिड कैप फंडा के लिए गौरांग जी। तो मानस जी आप शुरुआत करिए सस्ता ऑप्शन। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए कैंप्स के 4,000 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। कैंप्स ने अपने 200 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, तो 4,000 का कॉल ऑप्शन 90 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 64 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 150 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके, तो ये कैंप्स हो गए सस्ता ऑप्शन के लिए। अब मानस जी के पिक FNO सुपरस्टार के लिए चंदन तापड़िया जी के पास चलते हैं। चंदन जी बताइए आपका FNO सुपरस्टार। जी बिल्कुल, देखिए एक काउंटर रेडर पे आई थी हुंडई है, बट आई थिंक मेरे को FNO पे बोलना है तो मैं फोकस करूंगा माजडॉक पे। देखिए डिफेंस की पूरी थीम पे हम पॉजिटिव बना रहे हैं और पिछले 3-4 दिनों से HL, BL, BDL जैसे काउंटर के बारे में चर्चा कर चुके हैं, और मेरे हिसाब से अब माझगांव डॉक का नंबर है जहां पे एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न देखने को मिल रहा है। 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में जिस हिसाब से 50 DMA के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है, फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को सरपास करने के साथ लॉन्ग के बिल्टअप हो रहा है, यहाँ पे मूव बनना चाहिए। तो माझडॉक पे खरीदारी की सलाह है। मौजूदा लेवल से देखें तो 2,940 के सपोर्ट होंगे, ऊपर में 3,110 तक के टारगेट के लिए। ओके, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स आपका एक बाय कॉल है। चलते हैं आशीष कयाल जी के पास चार्ट का चमत्कार पिक करने के लिए। आशीष जी आपका पिक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे KPIT टेक है, बहुत समय से कंसोलिडेशन कर रहा था ये स्टॉक, और यहाँ पर ये बहुत बड़ा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। डेली चार्ट, टाइम फ्रेम चार्ट पे राइट शोल्डर कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है और एक ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग आ सकता है। तो KPIT टेक पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। ऊपर में टारगेट जो देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से वो 1370 का है, और स्टॉप लॉस जो लगाना होगा 1255 का। ओके, मीनवाइल देखिए बात करते करते अब निफ्टी सिर्फ 10 पॉइंट दूर रह गया इंटरडे हाई से, और किसी भी मोमेंट शायद वो उसको क्रॉस भी करे। एकदम से मोमेंटम आया मार्केट में वापस, और लग नहीं रहा मार्केट को किसी भी किस्म का डर लग रहा है फेड के उस इवेंट से पहले, और शानदार मोमेंटम। मिड कैप फंडा के लिए गौरांग जी के पास चला जाए। गौरांग जी बताइए मिड कैप फंडा। IT क्षेत्र का चर्चा हो रही थी कार्यक्रम की शुरुआत से अनुज भाई, तो IT क्षेत्र से ही एक मझौली कंपनी है L&T टेक्नोलॉजीज। ये मैंने देख रहा था, मेरे ख्याल से अप्रैल से एक बहुत ही दायरे में चल रहा है। 4,000, 4,200 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ करीबन 4,400, 4,500। हमारा ये मानना है कि बुनियादी दर के आधार पर पहले तो ये खरीदारी की राय है। अनुमानित लक्ष्यांक 5,000 के आसपास के हैं। ये लंबी अवधि की मैं बात कर रहा हूं। ये स्टॉक मेरे ख्याल से इसलिए थोड़ा दायरेबंद है क्योंकि नतीजों पर थोड़ी बहुत परिस्थिति अनुमान से नीचे आई थी और आंकड़ों को लेकर के थोड़ी निराशा थी, लेकिन अब वो इतिहास हो चुका है। और जिस दर पर ये कामकाज कर रहा है अनुज भाई, यहां से नीचे की तरफ के दायरे पहले तो बहुत सीमित लग रहे हैं। तो अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो L&T टेक्नोलॉजीज पर खरीदारी की राय। अब एक काम करते हैं, ट्रेड सारे के सारे पूरे हो चुके हैं, एक ब्रेक लेते हैं। मार्केट्स एट डे हाई और निफ्टी बैंक एट डे हाई 55,532, आज का सबसे सुपर स्ट्रॉन्ग इंडेक्स। हालांकि IT भी कम नहीं याद रखिएगा, लेकिन एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद हम चर्चा शुरू करेंगे आज के CNBC आवाज़ की बिग मार्केट वॉइस की कड़ी में। मिस्टर बाहिती हमारे साथ होंगे कुछ देर के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद हासिल होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में सभी का फिर से स्वागत है। मार्केट्स एट डे हाई, बैंक निफ्टी सुपर स्विंग प्रोवाइड करता है और निफ्टी IT भी याद रखिएगा दिन के शिखर पे ही ट्रेड कर रहा है। बाजार के सेटअप पे, इस तेज़ी पर, इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर पे, सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर मनोज बाहेती, फाउंडर एंड फंड मैनेजर कारलाइन AMC एंड एडवाइजर्स के जुड़ चुके हैं। मनोज जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आई थिंक ये बाजार की पूरी ट्रेजेक्ट्री, बिहेवियर, स्टैट्स में परिवर्तन तभी से आया जब डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो स्वर थे, भारत के प्रति उनका नज़रिया और उनकी भाषा शैली में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई पिछले 10 दिन में। अब बाजार एक और चीज़ अगर आप देखें तो गैस करने की कोशिश कर रहा है कि माइट बी ये ट्रेड डील थ्रू हो जाएगी कुछ इफ्स एंड बट्स के साथ।
आपका व्यू क्या है, मतलब क्या बाजार इसी स्टोरी को चेस कर रहा है, और अगर ये वाकई एक वास्तविकता होती है, ड्रिल थ्रू हो जाती है, तो बाजार क्या अपने आप को और उस डिफरेंशियल को पूरा करने की कोशिश जल्दी करेगा जो कि इंडियन मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स के बीच में एस्टेब्लिश हो गया है? मनोज जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून आपके सब व्यूअर्स को। एंड सी आई थिंक हम लोगों का स्टैंड जब टैरिफ इम्प्लीमेंट हुआ था यूएस से, तब भी काफी क्लियर था कि ये 50% काइंड ऑफ टैरिफ 50% काइंड ऑफ टैरिफ जो इंडिया पे सॉरी मेरा वॉइस इको हो रहा है क्या? बोलिए बोलिए। 50% काइंड ऑफ टैरिफ इंडिया पे इम्प्लीमेंट हुआ है, हम लोगों का उस टाइम से क्लियर स्टैंड था कि ये 50% काइंड ऑफ टैरिफ सस्टेनेबल नहीं है। एंड सेकेंडली, अगर वो टैरिफ रहता भी है तो ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन इंडिया इकोनॉमी बहुत ज्यादा नहीं है। हमारा हार्डली 2% ऑफ द जीडीपी यूएस को एक्सपोर्ट्स है, और उसमें से भी ऑलमोस्ट 30% ऑफ गुड्स पे टैरिफ का इम्प्लीकेशन नहीं है। अगर अपन टैरिफ से हटके हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स देखें, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने जो जीएसटी इंसेंटिव्स दिए हैं, और उससे पहले इनकम टैक्स इंसेंटिव्स दिए थे, उससे पहले हमारे मॉनेटरी मेजर्स जो हमारे सेंट्रल बैंक ने लिए थे, स्पेशली रिपो रेट कट, लिक्विडिटी सपोर्ट, अगर अपन उन सबको एक साथ देखें तो आई थिंक एक तरफ तो जो टेम्पररी इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ, दूसरी तरफ परमानेंट इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी, परमानेंट इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी स्टिमुलस, परमानेंट इम्पैक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स रिडक्शन। सो हमारा इकोनॉमी इज अ डोमेस्टिक फेसिंग इकोनॉमी रादर देन इंटरनेशनल और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। एंड अगर लास्ट कुछ दिनों में हम डेवलपमेंट देखें तो डेफिनेटली डेवलपमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव हुए हैं। यूएस की तरफ से भी जो इंक्रीमेंटल सिग्नल्स आ रहे हैं, इंडिया की तरफ से भी जो इंक्रीमेंटल सिग्नल्स आ रहे हैं, इट लुक्स लाइक दैट हम ट्रेड डील के बहुत नजदीक हैं। गोइंग फॉरवर्ड वी एक्सपेक्ट कि ओवरऑल देयर विल बी अ गुड ट्रेड डील बिटवीन इंडिया एंड यूएस। ओके मनोज जी, ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे हैं आप मार्केट को लेकर। गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। थोड़ा आप सेक्टर स्पेसिफिक आपसे सवाल करूँगी। बैंक्स स्पेशली अगर आप देखें तो पिछले 2-3 सत्रों से मोमेंटम में आया है। पीएसयू बैंक्स चलना शुरू हुए हैं, एसबीआई जैसे स्टॉक्स हम डिस्कस कर रहे थे। अब क्या रुझान है आपका बैंक्स को लेकर? साथ ही यहाँ पर कोई ऐसे स्टॉक्स जो आपको अच्छे लग रहे हैं? एम्पायर बीएफएसआई सेक्टर हमें अच्छा लगता है। सी मेन रीजन व्हाई बीएफएसआई सेक्टर अच्छा करना चाहिए यहाँ से इज अगर आप देखें कि जो 100 बिप्स का रेट कट हुआ है, और उसके अलावा जो हमारा लास्ट 2 साल से हमारी कंट्री का जो प्रॉब्लम रहा है, विच वाज अ वेरी वेरी टाइट लिक्विडिटी। सो फ्रॉम अ टाइट लिक्विडिटी सिचुएशन आज हमारे ऑलमोस्ट 2.5 से 3 लाख करोड़ का एक्सेस और सरप्लस लिक्विडिटी सिस्टम में है। एंड along with that जो फिस्कल इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ने दिए हैं, स्पेशली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स रेट कट, गुड मॉनसून, सो उसके अराउंड हमें लगता है कि सेकेंड हाफ में क्रेडिट ग्रोथ में अच्छी रिकवरी हम लोगों को दिखती है। इस फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर में थोड़ा निम प्रेशर रह सकता है, बट फॉर बैंकिंग सेक्टर आई थिंक क्रेडिट ग्रोथ विल बी मच बिगर देन द डीम्स। सो हमें लगता है कि क्रेडिट ग्रोथ के साथ जो बैंक का फी बेस्ड इनकम है उसमें भी अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए। सो ओवरऑल नेक्स्ट 2 से 3 साल के पर्सपेक्टिव में हमें बैंकिंग सेक्टर काफी अच्छा लगता है, स्पेशली पीएसयू बैंक्स जहां पे आई थिंक द असेट क्वालिटी के जो इश्यूज हिस्ट्री में रहे हैं, हमें लगता है कि वो असेट क्वालिटी के इश्यूज स्ट्रक्चरली रिजॉल्व हो गए हैं अभी। एंड गोइंग फॉरवर्ड
हमें लगता है कि जो पीएसयू बैंक्स का करंट वैल्यूएशन है, मोस्ट ऑफ द पीएसयू बैंक्स अभी जो ट्रेड कर रहे हैं लेस देन बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं विद ऑलमोस्ट 12 to 14-15% काइंड ऑफ आरओए ट्रेजेक्टरी एंड लोन ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ सेकंड हाफ से अगर रिकवर होता है तो इवन पीएसयू बैंक्स में हमें अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ का आसार दिखता है along with ROE improvement. So PSU banks में हमें dual trigger दिखते हैं, एक तो earning growth trajectory and valuation re-rating. ओके, चलिए मनोज जी, गुड आफ्टरनून। इस रैली की शुरुआत हुई थी सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखें तो ऑटोज के साथ जीएसटी कट के अनाउंसमेंट के बाद। अभी भी ऑटोज में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन एक महीने में हमने 15% के मूव देखे ऑन एन एवरेज। अब ऑटोज को लेकर आपका क्या व्यू है? ऑटो को हम लोग एज अ कंजम्पशन सेक्टर देखते हैं। ऑटो और दूसरे कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में हमें ज्यादा फर्क नहीं लगता है। अगर अपन देखें कि जो जीएसटी के अनाउंसमेंट हुए, सबसे बड़ा फायदा ऑटोमोबाइल सेक्टर को हुआ है, जहां पे जो एवरेज जीएसटी रेट है स्पेशली स्मॉल कार्स, मोटर बाइक्स, टू व्हीलर्स, जो 28 से 18% का जीएसटी रेट रिडक्शन हुआ, वो एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। एंड along with good monsoon and direct tax rate reduction, I think अगले 2-3 साल में ये सेक्टर काफी अच्छा होना चाहिए, नॉट ओनली ऑटोमोबाइल सेक्टर बट इवन द ऑटो एंसिलरीज along with अपना डोमेस्टिक डिमांड। मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डिमांड भी इस सेक्टर के लिए काफी अच्छा करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द कंपनीज इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, अगर आप ऑटो ओईएम्स को देखें, जैसे मारुति हुआ, हुंडई हुआ, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर ऑल्सो काफी कैपेसिटी कंट्री में लगा रहे हैं टू कैटर टू डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट डिमांड। सो ओवरऑल हमारा मोबाइल सेक्टर ऑटो एंसिलरीज पे पॉजिटिव है, नॉट ओनली फॉर नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर बट हमें लगता है अगले 2-3 साल में ऑटोमोबाइल सेक्टर काफी अच्छा करना चाहिए। चलिए मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच मार्केट से डे हाई और अंतिम दौर तक आते आते इट्स निफ्टी आईटी जो कि 0.7% गेन, और मैं सिर्फ जो चीज़ कहना चाह रहा हूँ मनोज कि टुवर्ड्स एंड आईटी भी अपना जलवा पूरा का पूरा कायम रखे हुए हैं। बैंक, आईटी और निफ्टी इटसेल्फ एट डे हाई। कल के लिए भी अनुज देखिए वीरू, स्क्रीन तो कुछ आपको चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि कैरी करनी है पोजीशन। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में मेरा व्यू रहेगा कि आप अपनी पोजीशंस को कैरी करिए, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। और देखिए इतना रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा कि मार्केट में अगर मोमेंटम इतना स्ट्रांग है, हाँ अगर आपको थोड़ा डर लग रहा है फेड के इवेंट का, तो महीने के एंड के कुछ पुट ऑप्शंस के थ्रू अपने आप को हेज कर लें। उनको आपको सुबह सुबह अगर बड़ा गैप डाउन ना हो तो निकाल दें, विद द नॉलेज कि ये आपके ओवरऑल रिटर्न्स को थोड़ा कम कर देगा, लेकिन मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। और एक सेंस बन रही है वीरू, यहाँ से बैंक निफ्टी और 1000 पॉइंट की रैली के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। वो लास्ट ड्यू मूविंग एवरेज क्रॉस करके एक बार बैंक निफ्टी का 52 वीक हाई और लो प्लेट देखिए अब जरा। आई थिंक 58,000 समथिंग का हाई था बैंक निफ्टी का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और हम 57,600 का हाई था। वहाँ से हम काफ़ी गिरे थे। अब मुझे लग रहा है कि और एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो जो पिछले 1000 पॉइंट का मूव है उसके बाद और 1000 पॉइंट के मूव की बैंक निफ्टी तैयारी कर रहा है। आईटी में जिस तरीके से पिछले कुछ मिनटों में मूव आए ना, उसको देख के लग रहा है कि मार्केट कुछ बहुत ज़्यादा डरा हुआ नहीं है फेड के इवेंट को लेकर, क्योंकि अगर फेड के इवेंट से मार्केट को डर लग रहा होता तो वो सबसे ज़्यादा आईटी में रिफ्लेक्ट होता। लेकिन पिछले 5-10 मिनट में जिस तरीके से आईटी चला है, अभी होने को बहुत कुछ हो सकता है मार्केट में आज रात को, लेकिन इनहेरेंट स्ट्रक्चर इतना पॉजिटिव है। एक बिलीव ये है बुल्स का कि चलिए अगर कल गैप डाउन हो भी गया फेड की वजह से, तो वो आपको एक मौका देगा री एंट्री का, और बाई चांस अगर गैप अप हो गया तो क्यों छोड़ा जाए। तो ये आई थिंक एक रीज़न हो सकता है। आप इस तरीके के मूव्स देख रहे हैं। यतिन के पास चलते हैं, जानते हैं डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और दो स्टॉक जो आज डीलिंग रूम्स में चर्चा हो रही है जिनका, उनमें सबसे पहले वरुण बेवरेजेस, ये काउंटर में डीलर्स बीटीएसटी की एडवाइस दे रहे हैं। उनको लगता है 475 से लेकर 480 तक के टारगेट्स यहाँ देखने को मिलने चाहिए सितंबर फ्यूचर्स में। ओपन इंटरेस्ट 6% ऊपर है और फ्रेश फंड बाइंग यहाँ देखने को मिल रही है, तो ये काउंटर डीलर्स को पसंद आ रहा है। इसके अलावा बीपीसीएल, ये भी एक काउंटर है जो डीलर्स को सेफ लग रहा है 330 तक के टारगेट्स के लिए, और यहाँ भी डीलर्स के हिसाब से डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं, और यहाँ भी एक बीटीएसटी का ट्रेड लिया जा सकता है।
ओके, वरुण बेवरेजेस और बीपीसीएल ये बीटीएसटी के ट्रेड्स के लिहाज से डीलर्स सुझा रहे हैं। चलिए अब बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स भी शुरुआत कर लेते हैं। चंदन जी, आपसे शुरुआत करना चाहूँगी, बताइए क्या कैरी करेंगे कल के लिए? बिल्कुल, मेरे डर पे काउंटर है Hyundai। ऑटो में काउंटर में काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। इनफैक्ट ये ब्रेकआउट लगभग 20 दिनों के बाद में हुआ है और 20 दिनों से एक रेंज में काम कर रहा था, उसमें भी एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है। वीकली चार्ट पे लगातार हाई टॉप साई बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है और इस साल ये काउंटर लगभग 45-46% की बढ़त के साथ ऑटो में लीड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये ब्रेकआउट मेरे हिसाब से काफी अच्छा साबित होगा। खरीदारी की सलाह होगी 2595 के सपोर्ट से खरीदें, ऊपर में 2735 तक के टारगेट इस काउंटर में मिलने चाहिए। हंडे, ये हो गई चंदन जी की पे। कविता जी, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? तो आईटी से टेक महिंद्रा का प्लेसमेंट काफी अच्छा है, अपने सारे एवरेजेस के ऊपर जाकर आज क्लोजिंग देते हुए है। सो 1575 1600 के प्राइस मूव के लिए टेक महिंद्रा आप लेकर जा सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1540 का। मानस जी, आपके ट्रेड कैरी करेंगे? तो देखिए, पीएसयू बैंक को ही लेके जाएंगे। कैनरा बैंक पे खरीदारी करेंगे, एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है। तो कैनरा बैंक के फ्यूचर में 115 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 120 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। कैनरा बैंक हो गई पिक मानस जी की। आशीष कयाल जी, बताइए क्या कैरी करेंगे आप? यहाँ पर डेटा पैटर्न जो चार्ट पैटर्न बता रहा है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता हुआ नजर आया, तो डेटा पैटर्न्स पे लॉन्ग पोजीशंस की जा सकती है बीटीएसटी के लिहाज से। ऊपर में टारगेट देखे जा सकते हैं 3030 के, स्टॉप लॉस लगाना होगा 2780 का। ओके, राजेश सातपुते जी, बताइए आपने क्या पिक किया? अनुज जी, देखिए मैं लोढ़ा को लेके जाऊंगा। 1209 के आसपास चल रहा है, 1200 के ऊपर का बाय है। 1190 का स्टॉप लॉस रखेंगे लोढ़ा में और इसका जो कल का स्विंग का टारगेट होगा एज ए बीटीएसटी वो रहेगा 1240 से 1250 लोढ़ा। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं आज का F&O का सेटअप कैसा रहा आपका। वीरू? बेहतरीन रहा अनुज, और लेड बाय बैंक्स और इनफैक्ट निफ्टी आईटी भी अनुज आपकी स्क्रीन पे आएगा। लॉन्ग 81, शॉर्ट कवरिंग 72 में और शॉर्ट लगभग 72 में। इंटरेस्टिंग है, आई मीन शॉर्ट भी 72 था और 18 में आप देखें आज लॉन्ग अनवाइंडिंग थी, प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। स्लाइड्स आएंगे आपकी स्क्रीन पे। लॉन्ग्स लीड किया इसने डिफेंस ने और कुछ बैंकों ने। कैनरा बैंक ह्यूज लॉन्ग, दो बैंकों में एसबीआई और कैनरा बैंक में सब्सटेंशियल लॉन्ग क्रिएट हुई। इस क्लोजिंग का सबसे बेहतरीन ट्रेड रहा कैंप्स, जो राजेश जी ने पिक किया था। एमसीएक्स सुबह से अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड मोस्ट स्पेशली आफ्टर सेबी चीफ स्टेटमेंट। और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट आज बहुत स्ट्रॉन्ग मूव रहा। शॉर्ट कवरिंग थी केपीआईटी टेक में, पीएनबी में शॉर्ट कवरिंग, कल्याण में, बीपीसीएल में, ऊर्जा सीमेंट में काफ़ी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग थी। और नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप स्टॉक्स को देखें जहाँ पे डेंट पड़ा, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ब्रिटानिया, मुथूट फाइनेंस, मैक्स फाइनेंशियल्स, आदित्य बिरला कैपिटल आज सारे के सारे बैकफुट पे थे। और लॉन्ग अनवाइंडिंग वोडाफोन आइडिया में परसों के स्ट्रॉन्ग मूव के बाद आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जेएसपीएल, एचएफसीएल और वेदांता, इन सभी काउंटर्स में काफ़ी आज लॉन्ग स्क्वायर ऑफ हुए। एसबीआई का इस क्लोजिंग में, कैम्स का इस क्लोजिंग में जलवा था। ये कैनरा बैंक का ट्रेड किसने पिक किया था? अभी मेरे ख्याल से मानस ने पिक किया था। मानस, एसबीआई की तो बहुत कॉल्स हो गई। ये कैनरा बैंक में क्लासिकल फ्लैग है जिसका टाइम फ्रेम है मेरे ख्याल से 7 मार्च से, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इसमें कोई कॉल प्लस करनी चाहिए क्या आउट ऑफ मनी? जिस प्रकार का फ्लैग है ये, इस पर बड़ा अच्छा हिट देता है कॉल ऑप्शंस पे कैनरा बैंक। तो देखिए, यहाँ पर अगर यहाँ पर आपको ब्रेकआउट 118 रुपए के ऊपर देखने को मिला तो उसके ऊपर मेरे ख्याल से कम 15 रुपए का मूव आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर एक ट्रेड लेना होगा तो 115 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 3 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे 1.5 रुपए के स्टॉप लॉस से, लेकिन ऊपर की तरफ 7 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ओके, कैनरा बैंक पर ये अपडेट, शानदार परफॉर्मेंस यहाँ से भी देखने को मिल रही। कुछ स्टॉक्स देख रही थी जो मैं डेज हाई पर आ रहे, एशियन पेंट्स आया स्क्रीन पर, डे हाई पर कर रहा कारोबार। ऑटो स्पेस से मारुति जो हम लगातार 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पर शानदार रैली एसबीआई में है। और यहाँ से आप आईटी स्पेस से देख लीजिए, टेक महिंद्रा, फार्मा स्पेस है, सन फार्मा, तो यहाँ पर मोमेंटम है। एक बार एशियन पेंट्स रखिएगा स्क्रीन पर। कुछ दिन पहले हम रिपोर्ट्स बता रहे थे कि थोड़ा सा गिर सकता है आने वाले दिनों में, सीएलएसए की रिपोर्ट थी उस पर, लेकिन आज डेज हाई पर कर रहे कारोबार। गौरांग जी, एशियन पेंट्स पे लेकर आपसे ही बात हो रही थी उस दिन, और आज देखिए डेज हाई पर है। फेस्टिव सीजन से पहले बर्जर,
और नेरोलैक भी देखें तो शानदार रैली पिछले 6 महीने में इन पर्टिकुलर काउंटर्स ने दिखाई है। 8% की तेज़ी नेरोलैक से मिली। एशियन पेंट्स तो पिछले 6 महीने में करीब 14-16% इसने रिटर्न दिए हैं। तो क्या यहाँ फेस्टिव सीजन थीम के लिहाज से प्ले करना चाहिए क्या? शॉर्ट टर्म के लिहाज से पूछ रही हूँ। हम तो सक्षम ही नहीं है छोटी अवधि के लिए किसी प्रकार की टिप्पणी करने के लिए, श्वेता जी। एक साल लेकिन एक साल हाँ, जी। ये बात वास्तविकता है कि त्योहारों के समय में हम हमारे घरों में रंग रोगान करते हैं और उससे पेंट जैसी कंपनियों की जो आय है उसमें वृद्धि होने की संभावना है। बुनियादी तर्क के आधार पर मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते ही अनुज भाई ने ये प्रश्न पूछा था जब किसी संस्थागत निवेशक ने बिकवाली की रिपोर्ट निकाली थी। हमने हमारी राय बरकरार रखी है। सकारात्मक राय एशियन पेंट्स, कांसाई नेरोलैक और बर्जर पेंट्स के ऊपर। ओके, चलिए एक सेक्टर जहां क्लियरली लॉन्ग्स कैरी किए जा रहे हैं वो है पीएसयू बैंक्स। आई थिंक अगर आप देखें ज़्यादातर स्टॉक्स में या तो ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है। इंडेक्स इटसेल्फ में एक मैसिव ब्रेकआउट बहुत समय के बाद आपको देखने को मिला। इसका ज़रा निफ्टी पीएसयू बैंक का 1 साल का चार्ट रखिएगा ज़रा स्क्रीन पर। हालांकि पिछले 3-4 दिन से यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग थी, लेकिन जो आज कैंडल बनी है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक मेजर डबल ट्रिपल टॉप को हम नेगेट करने की, देखिए वो डब्ल्यू पैटर्न उसके ऊपर निकलते हुए अच्छे मूव्स यहाँ पर। पंचनामा का टीज़र लेकर आते हैं। श्रेया बताइए आज क्या सवाल है? मैं देख रही थी स्पॉटलाइट जो आपने चूज़ किया था सुबह, केपीआईटी टेक शानदार रैली पूरे दिन हमें देखने को मिली और डेज हाई पर काउंटर भी कारोबार कर रहा है 3.5% ज़्यादा की तेज़ी के साथ। आप पूछ रहे हमारे दर्शक यहाँ पे ये रैली चेज़ करें? देखिए कर सकते हैं चीज़, क्योंकि बहुत समय के बाद आईटी ने चलना शुरू किया है और मेरे ख्याल से थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि जितने गिरे थे ये स्टॉक्स उसके बाद अब चले हैं तो 1-2 दिन में तो मुझे लगता नहीं कि रैली फिजल आउट होगी। बस ये है कि थोड़ा सा रिस्की है मामला, लेकिन आई थिंक कैरी कर सकते हैं, क्योंकि लग रहा था सुबह देखकर कि इसमें शायद मोमेंटम बनेगा। आज ये रिवर्सल कैंडिडेट दिख रहा था। शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में। दूसरा शोभना जी पूछ रही हैं मदरसन के ऊपर 103 की इनकी खरीद है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं, ऑब्वियसली प्रॉफिट में होंगी ये और लगातार पिछले 2 सत्रों से हम इसको ट्रैक कर रहे हैं। आज अच्छा जाते जाते हाई साइड से थोड़ा फिसला ये, सुबह तेज़ी के साथ कर रहा था कारोबार। क्या करना चाहिए मदरसन में? हाँ देखिए 103 पे है अगर, तो आप अपना 103 का ही भाव लगा दीजिए स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉक काफ़ी चल चुका है। अगर 70-80 से लिया होता है इन्होंने तो मेरा व्यू एकदम होता कि बने रहे विदाउट अ डाउट, क्योंकि जितने तेज़ी से भागा है ना और वो 103 पे नया ब्रेकआउट आया था, तो वो एकदम जेन्युइन पॉइंट होगा आपके लिए, एक नेचुरल पॉइंट होगा। उसके आसपास का एक स्टॉप रखने के लिए सिस्टम है, लेकिन है स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अच्छा 3:35 पर अब CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, एक्स पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर हम आपकी क्वेरीज को एड्रेस करेंगे और जितने भी आपके सवाल हैं वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। कुछ और काउंटर्स डिस्कस करते हैं जहाँ पर तेज़ी। पीएसयू बैंक स्पेशली आज का सेक्टर ऑफ द डे शानदार रैली। रियल्टी स्पेस में देखें आप तो पिछले 2 सत्रों से अच्छी रैली। प्रेस्टीज लगभग आज करीब 1.5% की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। इनफैक्ट आज सुबह ब्रोकरेज रिपोर्ट भी थी काफ़ी बुलिश प्रेस्टीज स्टेट्स के ऊपर। यहाँ पर एक व्यू आशीष का है। आज प्रेस्टीज स्टेट्स देखेंगे आप डेज हाई के आसपास ही कर रहा है कारोबार। 1652 के लेवल पर क्या करें यहाँ पर? जिनके पास है उनको क्या हिदायत और जो लेने का सोच रहे हैं उनको क्या सलाह रहेगी? देखिए ओवरऑल जो पार्टिसिपेशन हम देख रहे हैं फिलहाल बैंकिंग में है, लेकिन इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर में से मेरे ख्याल से रियल एस्टेट भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करना शुरू करेगा। तो ये जो रैली हम देख रहे हैं रोटेशनल सेक्टोरियल रैली हो सकती है, जहां पर बैंकिंग पार्टिसिपेट कर रहा है, आईटी पार्टिसिपेट कर रहा है और फिर अभी रियल एस्टेट स्टॉक जैसे कि प्रेस्टीज रियल एस्टेट ये पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉक का प्रायर स्विंग यहीं पे था, लेकिन मेरे ख्याल से ब्रेकआउट आ सकता है काफी स्ट्रॉन्ग। 1740 के टारगेट ऊपर में आ सकते हैं। नीचे जो स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा वो है 1620 का। ओके, मीनवाइल एक और स्टॉक जो आज अच्छे क्लोज के साथ बंद हो रहा है वो है ब्लू स्टार। यहाँ पर भी मोमेंटम काफ़ी शानदार 1940 पर। आई थिंक आज सुबह हमारे पैनल ने पिक भी किया था ब्लू स्टार। राजेश सातपुते जी ने किया था। राजेश जी आपने पिक किया था क्या? चलिए नहीं भी किया तो मैंने कोई रिव्यू दे दीजिए। हाँ रिव्यू दे दीजिए इस पे। ओके अनुज देखिए कल यही व्यू दिया था कि 1900 के ऊपर यहाँ पे रैली टिकेगी और रैली कम से कम मुझे लगता है 1980 से लेकर 2000 तक जाएगी। और मुझे मैं अभी भी मानता हूँ कि ये पोजीशन जो है अगर किसी ने ली है हमारे कहने पे तो उसे मेंटेन करे।
जो नया स्टॉप लॉस मैं दूंगा वो रहेगा 1910 का, और 1980 2000 ये इसका टारगेट रहेगा। ओके चलिए एक काम करते हैं, अब जरा आपको बैन अपडेट बताते हैं। आज कौन कौन से स्टॉक्स बैन में या तो एंट्री करेंगे, एग्जिट करेंगे। सब बॉर्डर लाइन केस हैं, हो सकता है तीनों ना एग्जिट करें, हो सकता है तीनों एग्जिट कर लें। OFSS, RBL बैंक और HFCL। सबसे ज़्यादा चांसेस HFCL के हैं क्योंकि वो 80% के नीचे है, बाकी दोनों अभी भी 80% के ऊपर है। जैसे मैंने कहा कि होंगे तीनों बॉर्डर लाइन केस ही, लेकिन निफ्टी डे हाई पर बंद हो रहा है, बिल्कुल एब्सोल्यूट डे हाई पर। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊं मैं, एक बार निफ्टी फ्यूचर देखिए, हमेशा वो आपको कुछ एक इंडिकेशन देते हैं। निफ्टी फ्यूचर में आज एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर ट्रेड हो रहा है और अब प्रीमियम देखिए हम, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का प्रीमियम। और ये हम सीरीज़ के शुरुआत में नहीं है, आप देखिए सिर्फ एक्सपायरी में लेस देन 2 वीक्स रह गए हैं। आज हम वेंसडे में हैं, लास्ट ट्यूसडे को एक्सपायरी होगी, तो उस हिसाब से 100 पॉइंट का प्रीमियम अभी भी आपको बता रहा है कि एक काफ़ी हद तक बाइंग है यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर्स में। कवरिंग भी हुई है निफ्टी फ्यूचर्स में। तो आज का FI का डेटा देखेंगे, वो जो 1,59,000 वाला शॉर्ट वाला मामला है, हो सकता है आज वीरू श्रेया 1,40,000 के करीब आ जाए, मान लो पॉसिबिलिटी है इसकी, जिस तरीके की आज मार्केट में रैली रही है। क्योंकि पूरे दिन मार्केट ग्रीन में रहा है, ऐसा नहीं है 70 पॉइंट ऊपर खुला और उसके बाद पूरे दिन मार्केट ग्रीन में रहा। एक बार भी इंट्राडे में मार्केट ने कोई ऐसा फैंसी डिप नहीं दिया आपको जिसमें आपको मौका मिला हो। एक बस टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा डिप आई थी, लेकिन अदरवाइज पूरे दिन हम जो है वो मोर और लेस 70-80 पॉइंट ऊपर ही रहे। तो उस हिसाब से हो सकता है कि आज वीडियो टुवर्ड्स द एंड थोड़ी सी और शॉर्ट कवरिंग आई हो। जी हाँ अनुज, बिल्कुल। और मेरे ख्याल से वो जो 25,200 का आंकड़ा जैसे ही हमने पार किया था अनुज, वो शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई थी। कहाँ हम सीरीज़ के मतलब 5 सितंबर को खड़े थे करीब 1,91,000, कल वो था 1,59,000। तो यस, पॉसिबली जो आपने कहा 140 के आसपास हम होंगे। मीनवाइल एक इंडेक्स जो निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स या फिर निफ्टी PSU बैंक स्टॉक्स जिनकी चर्चा काफ़ी हो रही है, 18 जुलाई 2024 के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में, यानी अगर आप ब्रेकआउट्स की श्रेणी में कुछ इंडिसेस को सेक्टर्स को खोज रहे हैं तो सबसे ऊपर ये विराजमान होता है जनाब। और राजेश जी, आपकी एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी, हालांकि बाद में मानस ने भी पिक किया, बट एट 2 जो ट्रेड था दैट वाज कैम्स एट 4020 अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। डोमिनेट किया इस स्टॉक ने, तो 2 बेहतरीन स्टॉक्स थे, एक कैम्स एक SBI। ये क्या किसी बड़ी तेजी में ट्रांसलेट हो सकता है राजेश जी, या फिर कोई कॉल ऑप्शन एट द मनी कॉल पे काम करें, क्योंकि जिस प्रकार का क्लियर ब्रेकआउट दिया इसने संक्षेप में? जी देखिए, मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट होगा करीबन 4,100 प्लस का होगा। शॉर्ट टर्म का भी अगर आप देखें तो ATM कॉल ऑप्शन करीबन 98 के आसपास है, इसे बाय करें। 75 का स्टॉप लॉस रखे। मुझे लगता है इसका स्विंग का जो नेक्स्ट टारगेट होगा दैट शुड बी 140 प्लस। सो कैम्स अभी भी बाय साइड का है। इनफैक्ट ओपन इंटरेस्ट देखिए, इट्स अप बाय 6%, तो हेवी लॉन्ग है यहाँ। ओके चलिए, तो ये समय कैम्स हैवी लॉन्ग है यहाँ पर। एक आखिरी चार्ट चेक लेते हैं, उसके बाद मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। और एक बार आप लेकर आइए चार्ट वेदांता का। आज वेदांता में जिस तरीके के मूव्स आए, एक पूरे पैक से अलग, न्यूज़ ड्रिवन था ऑब्वियसली ये, लेकिन चंदन इस पर क्या भी होगा वेदांता पर अब? बिल्कुल, देखिए वेदांता में आज डिक्लाइन देखने को मिला, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंट अप्रोच है कि कहीं ना कहीं जिस हिसाब से गोल्ड और सिल्वर की रैली है, कहीं ना कहीं वापस कॉपर में थीम बनेगा और ये सब काउंटर में नीचे के लेवल से बाइंग आनी चाहिए। तो पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस वाला काउंटर आज भर ही 470 को होल्ड नहीं करके नीचे में 444 तक का डिक्लाइन बनाया, बट बाय ऑन डिक्लाइन का इंस्टेंस कंटिन्यू एज ऑफ नाउ। तो अभी तो मैं रेंज बाउंड बायस की सलाह दूंगा। इमीडिएट में 440 को सपोर्ट बने, ऊपर में 470 के टारगेट के लिए, बट अब की बार 470 निकलता है तब इस काउंटर में नई रैली स्टार्ट हो जाएगी। ओके तो फिलहाल ये व्यू वेदांता पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति, और फिलहाल तो न्यूज़ के कारण ये गया। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और 25,332 के लेवल पर अभी निफ्टी कैसी रही क्लोजिंग? अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप ये रिस्क आपको लेना है कि नहीं, ओवरनाइट के एक ट्रेडर का काम है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मार्केट में अपट्रेंड इतना स्ट्रांग है, अगर फेड की वजह से गैप डाउन आया भी तो भी वो मुझे लग रहा है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। खैर एनीवे, 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी पर, करीब 25,332 हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे। बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 55,500 पर बंद हुआ 300 पॉइंट की रैली के साथ। निफ्टी आईटी में भी बढ़त, करीब 225 पॉइंट निफ्टी आईटी ऊपर था। मिड और स्मॉल कैप देखिए आप, स्मॉल कैप खासतौर से करीब 3/4% ऊपर स्मॉल कैप ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एडवांस डिक्लाइन देखिए, 1600 बढ़ने वाले शेयर, 1200 गिरने वाले शेयर, तो एडवांस डिक्लाइन भी अच्छा रहा। चलिए सेक्टोरल गेनर से स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा PSU बैंक, आज का स्टार परफॉर्मर, 2.5% ऊपर, और PSU बैंक इंडेक्स की RSI 70 के ऊपर निकलती हुई। डिफेंस इंडेक्स में शानदार मूव,
कैपिटल मार्केट इंडेक्स में अच्छा मूव, कैपिटल गुड्स इंडेक्स, आईटी और निफ्टी बैंक यहाँ पर भी आपको रैली दिखाई देगी। सेक्टोरल लूजर्स में ज़्यादा कुछ नहीं, निफ्टी मेटल्स हल्का सा नीचे था, फार्मा और एफएमसीजी तो फ्लैट ही था। निफ्टी गेनर्स पर आते हैं, सबसे ऊपर टाटा कंज्यूमर, लेकिन इसके बाद आज का स्टॉक ऑफ द डे एसबीआई। जी हाँ, जिस वॉल्यूम के साथ आज एसबीआई ने ट्रेडिंग की 850 क्रॉस किया, आज का स्टॉक ऑफ द डे था। बीईएल, मारुति सुजुकी, कोटक महिंद्रा बैंक और श्रीराम फाइनेंस, ये आज के निफ्टी गेनर्स में शामिल थे। लूजर्स बजाज फिनसर्व, टाइटन, हिंडाल्को, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ और आईटीसी। लेकिन कुल मिलाकर वीरू शानदार दिन मार्केट के लिए, एक स्विंग जो है अब बहुत बड़ी बनती जा रही है ये। बिल्कुल अनुज, और कह सकते हैं आपके प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन था वो मार्केट ने सेलिब्रेट किया। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि सेलिब्रेशन वॉल स्ट्रीट पे भी हो अनुज, तो शायद कल हमें उसको बहुत कुछ रिएक्ट करने का मौका मिले अच्छी साइड पे। बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज है। खैर इस कार्यक्रम में इतना ही फिलहाल, और आपका कोई प्रश्न हो इस तेज़ी के साथ, कोई इन्वेस्टमेंट कॉल, कोई ट्रेड कॉल, ज़रूर पूछिएगा मार्केट का पंच नंबर अनुज के साथ। कल सुबह फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।